मैं आज के आहार का सत्र, दूसरा सत्र प्रारंभ करने के लिए मैं आदरणीय पवन कुमार जी को आमंत्रित करता हूं कि वो आए और आज के हमारे जो चीफ गेस्ट महोदय हैं, प्रमुख वक्ता हैं, और उनके परिचय के साथ उन्हें आमंत्रित करें। आदरणीय पवन कुमार जी, नमस्कार ओम सभी को। और मेरी आवाज आ रही है क्योंकि नेटवर्क बहुत खराब है मेरे एरिया में। जी सर, मैं आ रही श्योर है। नहीं हूँ कि मेरी आवाज आ रही सर। आ रही है। ओके ओके, सो धन्यवाद सभी को। आज का सत्र बहुत सुंदर योग का सत्र रहा और मैं आज के एक जो विषय हमने कल भी चर्चा की थी इस सदन में, उसके होंगे। और मैं बहुत सम्मान के साथ आज के हमारे मुख्य वक्ता प्रोफेसर कुलभूषण जी को मैं आमंत्रित करना चाहूंगा कि वो इस विषय जो कि बहुत महत्वपूर्ण विषय के साथ साथ एक ऐसा पहलू है जिसमें हम भारतवर्ष में हमें इसको काफी इसको समझने की जरूरत है, सुनने की जरूरत है और अनुभव से हमें इसको ये देखने की जरूरत है कि हम क्या कर सकते हैं। तो मैं बहुत ज्यादा समय नहीं लेते हुए मैं आदरणीय प्रोफेसर कुलभूषण जी को आमंत्रित करना चाहता हूं, उनको ये मंच सौंपना चाहता हूं और उनसे अनुरोध करना चाहता हूं कि वो अपने अनुभव से इस मंच के हमारे जुड़े हुए सम्मानित किसान, हमारे साथी, हमारे योग में रुचि रखने वाले साथी, अन्य विभिन्न राज्यों से हमारे जो साथी हैं, उनको अपने अमूल्य अपने विचार और अपने अनुभव से अनुग्रहित करें। मैं आपको सादर आमंत्रित करना चाहूंगा प्रोफेसर कुलभूषण को। आप आए और अनम्यूट करके अपनी बात कहें। धन्यवाद। जी, डॉक्टर कुलभूषण जी आप म्यूट हैं, तो आपकी आवाज नहीं आ रही है, तो आप जरा अनम्यूट। धन्यवाद पवन जी। अभी हो गई आवाज? जी जी जी, अब आ रही है। प्लीज आप कंटिन्यू करिए। मेरा नेटवर्क बहुत खराब है, मुझे कट रही मिल रही आवाज, लेकिन आप शुरू करिए। सभी को मेरी प्रणाम, क्योंकि आप सुबह सुबह हम सभी से जुड़ रहे हैं और अभी हम जो के साथ भी आपके साथ था तो बहुत आनंद भी आ रहा था और बहुत ही अच्छा प्रयास आपका है। तो देश को मजबूत करने का सही प्रयास तो यही है। आज का जो विषय आपने मुझे दिया है, जिस विषय के ऊपर हम चर्चा करने जा रहे हैं, ये पूरे समाज के साथ जुड़ता विषय है, लेकिन इसको समझने की कोशिश है। इसका जब तक हम पूरी तरह से समझेंगे नहीं, तब तक इस विषय के ऊपर हमारी चर्चा बेकार रहेगी। क्योंकि शतम युद्ध जो प्रॉक्सी वार है, प्रॉक्सी वार के ऊपर जब हम चर्चा करते हैं, तो आम लोगों के हित में ये बात नहीं आती है कि प्रॉक्सी वार कैसे और क्यों और क्या होती है। लेकिन जहाँ-जहाँ ये इसका वो लोग जो प्रॉक्सी वार में जुड़ते हैं, प्रॉक्सी वार करवाते हैं, जहाँ वो लोग उससे जूझते हैं, वही इस चीज को बयान कर सकते हैं, तभी दूसरों को समझ आती है। आप सभी श्रोता मेरे से बड़े हैं और बुजुर्ग हैं, मैं देख रहा हूँ, लेकिन मैं अपना प्रयास करूंगा अपनी बात रखने का। और जो जो कुछ जहाँ हमारे जम्मू कश्मीर में हुआ बीता है, वो भी मैं बाद में बताऊंगा। और सबसे पहले मैं बताऊंगा कि प्रॉक्सी वार होती क्या है, क्योंकि शतम युद्ध कहना शब्द बहुत छोटा है, लेकिन इसकी रूट्स क्या है। ये लड़ाई जो प्रॉक्सी वार है, ये सामने से नहीं करी जाती, क्योंकि एक दुश्मन वो अपने के सामने से, सामने वाले को पता होता है कि ये मेरा दुश्मन है, लेकिन वो सामने आके उसकी दुश्मनी नहीं निभाता है। वो प्रॉक्सी वार शतम युद्ध को किसी के थ्रू करवाता है। तो उसमें बहुत सारी चीजें सामने आती है कि जिससे ये युद्ध लड़ा जाता है, उसको खोखला कर दिया जाए, उसको उस सामने वाले की कमजोरी को देखा जाए और उसी तरीके से उसे कमजोर करके रास्ते से हटाया जाए और उसी जगह वही जगह अपनी जगह बढ़ाई जाए। ये इस तरीके की प्रॉक्सी वॉर का बड़े किस्म की है, यानी धोखे से धर्म परिवर्तन करना, जमीन का टुकड़ा खरीदना और आस्ता-आस्ता अपने लोगों को बसाना, गरीबी से मुतासर लोगों को पैसे देकर उनकी मदद करके हमदर्दी जताना, नशे की लत लगाना, देश के प्रति गुमराह करना, इस तरीके की ये प्रॉक्सी वार के एक हिस्से हैं। और आज जो सबसे बड़ा जो प्रॉक्सी वार, मैं पहले पूरे देश की बात करूंगा कि जो
जिन चीजों से हमें थोड़ा सा समझना चाहिए और एहतियात बरतनी चाहिए, वो सबसे बड़ा ये है कि आज मोबाइल के थ्रू भी जो एक प्रॉक्सी वार चल रही है पूरे देश को मतलब कि कमजोर किया जा रहा है। आप देखते होंगे कि सोशल मीडिया सबके लिए अच्छा भी है कि आज की डेट में जिस तरह हम लोग जुड़े हैं, अपनी बात रख रहे हैं, ये सबको बेनिफिट भी है, लेकिन इसी तरीके से इसका बहुत सारा नुकसान भी है। और उन चीजों को रोकने के लिए या उन चीजों को समझने के लिए हमें बड़े स्तर की बात करनी होगी। जब तक हम यूनाइट नहीं होंगे, जब तक इसका प्रयोग अच्छा या बुरा के लिए अगर हम आवाज नहीं उठाएंगे और जो कंसर्न डिपार्टमेंट्स है जब तक उनसे बात नहीं करेंगे, तब तक इसको हल नहीं कर सकते हैं। आज आप देख रहे हैं कि छोटे बच्चे 2 साल से बच्चे से लेके 90 साल के बुजुर्ग तक भी मोबाइल में इस तरीके से जुड़े हुए हैं कि जितना मर्जी नुकसान भी हो जाए, घर बैठे-बैठे जो जितनी मर्जी इम्पोर्टेंट इश्यू भी चल रहे होंगे, लेकिन हर एक आदमी की नज़र जो होती है वो मोबाइल पर लगी रहती है। क्योंकि मोबाइल पर ऐसे-ऐसे हर एक के रिलेटेड, बच्चों के रिलेटेड गेम्स, थोड़े बड़ों के जुआ के रिलेटेड उनके मतलब टेस्ट की चीज़ें और बुजुर्गों के रिलेटेड उनके टेस्ट की चीज़ें, यानी हर चीज़ को यानी कि उस मोबाइल में दर्शाया जा रहा है ताकि हर व्यक्ति, और ये सिर्फ एक देश कमज़ोर करने की बात होती है। क्योंकि हम लोग जब इस चीज़ों में जूझ रहते हैं, तो हम जो सही तरीके के जो हमारे काम है, जिस विषय पर हमें पूरा दिन में काम करना है, वो विषय से हम भटक जाते हैं और उसमें लगे ये भी एक किस्म युद्ध की ही एक निशानी है। दूसरा मैं आपको ये बताऊँगा अभी प्रॉक्सी वार का, तो मैं जम्मू कश्मीर के ऊपर बाद में आऊँगा, पहले ये बताता हूँ। आज हम देख रहे हैं क्योंकि फार्मर्स की जहाँ बात चल रही है, अगर फार्मर्स की बात लेके चलें तो आज जो हम हमें देखने में आ रहा है पूरे देश भर में या पंजाब में या जिस तरह फार्मर्स की स्ट्राइक है। आप खुद फार्मर्स हैं, हम खुद सब कुछ जानते भी हैं। इसमें देखो कि ये भी कोई ना कोई एजेंसी पीछे से काम करवा रही है कि जो कुछ चंद एक गुमराह लोगों को गुमराह करके और देश के प्रति जूझ कर रही है। और उसमें जो एक अच्छे लोग होते हैं, वो लपेटे में आ जाते हैं। लपेटे में आने से क्या होता है कि पूरा समाज कमज़ोर होता है, देश का नुकसान होता है और यही एक प्रॉक्सी वार है। इसी तरह पूरे विश्व भर में हम न्यूज़ पढ़ते हैं, तो वहाँ कोई ये नहीं है किसी चीज़ की कोई लड़ाई के कुछ हमने ये लेना है, क्योंकि जो कमज़ोर देश होते हैं, वो दूसरे देश के ऊपर डायरेक्ट सामने से अटैक नहीं कर सकते, लेकिन उनको कमज़ोर करने के लिए उन्होंने एजेंसीज़ तैयार करी होती है, ड्रिलें तैयार किए होते हैं, उन लोगों को उनके बीच में भेजते हैं, ताकि उनकी कमज़ोरी पकड़ी जाए और उनको उसी तरीके से कमज़ोर किया जाए जैसे उनकी मानसिकता हो। अगर किसी को देखा पैसों से जूझ रहा है, तो उसका धर्म परिवर्तन किया जाए, उसको अपने रिलीजन में बताया जाए। और जो देखा कि अगर इसकी किसी के साथ पर्सनल व्यक्तिगत अगर किसी का युद्ध है, लड़ाई है या झगड़ा है या किसी का लेन-देन है, तो उसको उसी तरीके से मोटिवेट करके, यानी कि कहने का मतलब यही था कि सदम युद्ध यही है कि अंदर की बात समझ के और अंदर ही अंदर उनको लड़ाया जाए, ताकि अपना नाम भी ना आए और वो समाज, वो देश, वो इलाका, यानी कि वो जहाँ भी ये युद्ध किया जाए, वो कमज़ोर होता नज़र आ जाए। आज हम और बड़ी बहुत सारी चीज़ों को हम इन से जोड़ते हैं, क्योंकि शदम युद्ध से ही पूरा देश की बर्बादी की तरफ चलता है। जितना मर्जी इसको हम क्योंकि 140 करोड़ की पॉपुलेशन है, हर लोगों को समझाना इतना बहुत आसान भी नहीं है, लेकिन आसान है भी। जिस तरह जी आप लोग चर्चा में होते हैं, सुबह जोग है, जोग के बाद आपने एक चर्चा रखी होती है। इस तरह अगर कोई भी विषय अगर इसमें उठाया जाए, बहुत सारे लोगों को ये पता चल जाता है कि हमें अवेयरनेस, मतलब मेन कहने का मतलब कि हमें अवेयरनेस का प्रोग्राम रखना चाहिए, हर विषय के ऊपर रखना चाहिए। स्टूडेंट्स के प्रति स्टूडेंट्स का रखना चाहिए, औरतों के प्रति औरतों का रखना चाहिए, धर्म के प्रति धर्म का रखना चाहिए। इस तरीके से हम लोग ये विषय रखेंगे, तो मेरे ख्याल में समाज में बहुत सारी चीजें, जिन चीजों से पूरा देश जूझ रहा है, उन चीजों से बचना हमारे लिए अच्छा हो जाएगा। क्योंकि अभी जिस तरह ड्रग्स का ये भी एक कदम जुदा है, क्योंकि देश को कमजोर करना, मतलब किसी भी सूरत से देश को कमजोर करना, इन एजेंसियों को समझने की कोशिश है। ये नहीं कि मेरा बेटा गलत कर गया, नहीं, मेरे बेटे से गलत करवाया गया। आज हम देखते हैं अपने अभी हाल ही में एक पिक्चर आई थी, केरला स्टोरी, तो शायद आप लोगों में से किसी ने देखी होगी या सुना होगा। तो उसमें जो हमने एनालिसिस किया कि उसमें क्या खास वजह क्या थी, अनएजुकेशन टू आवर चिल्ड्रन। क्योंकि हम लोग अपने बच्चों को इंग्लिश मीडियम में तो पढ़ा रहे हैं, उनको एजुकेशन तो प्रॉपर दे रहे हैं, लेकिन वो एजुकेशन जो उनको हमें देनी चाहिए, जो घर से मिलती है,
उसमें हम वंचित हो, हमारे बच्चे वंचित हो रहे हैं और हम वो प्रॉपर एजुकेशन दे नहीं पा रहे हैं। हम बाहर जाके अच्छी अच्छी बातें कर सकते हैं, लेकिन अपने घर में बैठ के हम वो चीजें नहीं बता सकते जहाँ बच्चों को आदत नहीं है कि वो हमारी बातें सुन सके। लेकिन इसके कसूरवार भी हम हैं। हम जब तक वो चीजें नहीं अपने घर में चर्चा करेंगे, अपने बच्चों को अवेयर नहीं करेंगे, तो उनको समझ नहीं आएगी कि उससे जो संस्कार देने वो हमारा कर्तव्य है। केरला स्टोरी में जो हमने देखा था उसमें क्या था कि बच्चे गुमराह कहाँ से हुए, हम दूसरे को दोष देना तो एक मिनट की बात है, लेकिन वहाँ क्या था कि एक दूसरा मज़हब का बच्चा वो हमारे अपने मज़हब के बच्चों को ये गुमराह करता है कि आपका भगवान तो कुछ भी नहीं है, वो क्या करता है? अगर उन्होंने ऐसी एग्ज़ाम्पल्स दी है जो हमें हमें कहते हुए भी अपने मुँह से हमें मतलब ऐसे शब्द निकालना भी पाप लगता है, जो हम सुन भी नहीं सकते हैं। उन्होंने जब ऐसे कहा गया कि अगर भगवान राम आप भगवान राम को मानते हैं तो उन माता सीता को जिसको आप माता सीता कहते हैं उसको रावण हरण करके ले गया, तो भगवान राम ने क्या किया? अब हमारे बच्चे उसका जवाब नहीं दे सके कि वो एक क्या उसके पीछे क्या रहस्य था, क्यों ऐसा हुआ और उसका रिजल्ट क्या हुआ? ये बच्चे जवाब नहीं देने के कारण ऐसा हुआ कि वो उनकी बातों में फँस गए और उन्हीं की बातों में फँसते वो केरला स्टोरी बन गई कि उन लोगों ने उनको गुमराह कर लिया और अपने चुंगल में फँसा लिया। ये चीज़ें यानी कि मेरा कहने का भावार्थ ये है कि ऐसे भी धर्म के संस्कार भी हमें ही चाहिए कि हम अपने बच्चों को आधा घंटा साथ बिठा के खाने के समय में या रात के जब हम पूरी फैमिली इकट्ठी होती है, उस समय में बैठ के अगर ये संस्कार का भी थोड़ा-सा आचरण करें, तो इन चीज़ों से हम बच सकते हैं। रहा सवाल कि हम जम्मू कश्मीर की बात करता हूँ, जहाँ तो आपने देखा होगा कि हम 1990 से वो तो हम 1931 से ही इसमें मुतासर है और 1947 के बाद तो बहुत ज़्यादा इसमें मतलब इनके देश आज़ाद हुआ, लेकिन पूरा भारत आज़ाद हुआ, लेकिन जो ही आज़ादी देश को मिली और हमारा जम्मू कश्मीर गुलाम हो गया। गुलाम क्यों हो गया? क्योंकि जहाँ भी एक प्रॉक्सी वार शुरू हो गई कि हर एक को सत्ता हड़पने के लिए कुछ ना कुछ अंदर चलना पड़ा और 2 व्यक्तियों की लड़ाई में क्योंकि 2 व्यक्तियों की लड़ाई में, 2 पार्टियों की लड़ाई में लोगों को मतलब इनके बीच में जूझना पड़ा और वो उसका रिज़ल्ट ये रहा कि 70 साल तक यानी कि हम लोग इन्हीं चीज़ों में जूझते रहे। 1990 के बाद क्या हुआ कि जहाँ कुछ लोगों ने सत्ता हासिल करने के लिए प्रयास किया, लेकिन दूसरी पार्टी ने उनको कमज़ोर करने के लिए उनका जो मत मिला हुआ मत भी उनसे छीन लिया। उससे क्या हुआ कि उन दोनों की लड़ाई लड़ने से उन लोगों ने बंदूकें उठा ली और यही एक जब बंदूक कोई भी आदमी अपने घर में लड़ता है, तो जो पड़ोसी होता है अगर उसकी उनके साथ अच्छी नहीं बनती है, तो वो उनको और आग में घी डालने का काम करता है। इसी तरीके से जब उन लोगों ने लड़ाई लड़ना शुरू करी, तो पड़ोसी मुल्क ने उनको और मजबूत करा, उनको फाइनेंस किया, उनको और हथियार दिए ताकि आप ऐसा काम करो। उसका रिजल्ट क्या निकला कि कश्मीर से हमारे हिंदू भाइयों को वहाँ से पलायन करना पड़ा और देश के कोने-कोने में जाके उनको बसना पड़ा और सब देशवासियों ने उनकी हमदर्दी करके उनको कहीं न कहीं शरण दी और वो अपने ही देश से मतलब वो बाहर हट के माइग्रेट हो गए। ये होता है सदम युद्ध। क्योंकि वो पाकिस्तान सामने तो नहीं आया, लेकिन अपने ही उन्हीं लोगों को इस तरीके से गुमराह कर दिया कि वही लोग अपने ही लोगों को बाहर निकालने में सक्षम हो गए और अपने ही लोग अपने देश से बर्खास्त हो गए। इसी तरह हमारा जो जम्मू रीजन था, जम्मू रीजन जहाँ हम आपने सुना होगा कि हमारी जहाँ डोगरा पॉपुलेशन है, तो जहाँ सहन शक्ति हम लोगों की बहुत ज़्यादा है क्योंकि जिस तरह हम आप लोग सुबह योगा कर रहे हैं, कोई बात छोटी-मोटी हो भी जाती है, तो उन बातों को अवॉइड कर देते हैं कि कोई बात नहीं ऐसा हो गया, तो इसका हल ऐसे निकाल लेंगे, ऐसा हो गया तो ऐसा हल निकाल लेंगे। तो वो लोगों का काम क्या रहा कि उन लोगों ने सबसे पहले देखा कि दूर-दूर पहाड़ों में लोग रहते हैं, तो इनको कन्वर्ट किया। पहले तो आराम से यानी कि प्यार से उन लोगों को बीच में घुस के उन लोगों का तरीका इनका यही होता कि धोखे में जाके उन लोगों को धर्म का परिवर्तन करना, उनको गुमराह करना, थोड़ी-सी ज़मीन का टुकड़ा लेना, फिर आस्ता-आस्ता 2 लोगों को और वहाँ बसाना, जो कि किसी को पता भी नहीं चलता कि ये लोग कर क्या रहे हैं। तो इस तरीके से मतलब वो पैसे का अगर किसी का देखा, अभी हाल ही में हमने एक जगह मेरा कैंप था, मैं वहाँ गया था। वहाँ 100-150 लोग वहाँ इकट्ठे हुए, वहाँ के नागरिक। तो उन्होंने जब सारी बातें बताई, तो उसमें हमने साफ कहा कि इसमें आप लोग कितने कसूरवार हैं। वहाँ कोई व्यक्ति आया
उसने क्या किया कि किसी व्यक्ति को देखा कि उसको हॉस्पिटलाइज करना था, तो अपने लोग उसकी मदद नहीं कर रहे थे, तो वो गैर बंदा उसने कहा मेरे पास गाड़ी है, मैं आपको ले चलता हूँ। अब किसी आदमी को हमदर्दी ऐसी मिल गई, वो गाड़ी में लेके चला गया, आस्ता-आस्ता उसका इलाज करवाया, उनके घर उसका आना-जाना हो गया। घर जब आना-जाना हो गया तो वो एक घर का मेंबर बन गया, और एंड क्या होता कि वो उसी घर में उन्हीं की लड़की को गुमराह करके उनसे शादी कर लेता है, उसका धर्म परिवर्तन करवाने की कोशिश करता है। फिर जब पकड़ा जाता है तो पूरी हिस्ट्री पता चलती है कि उसे जिन्होंने उसको डिप्यूट किया था, उन्होंने उसे 8 लाख रुपया दिया था इस काम करने के लिए। तो जो कितनी बड़ी खतरनाक साजिश है, कितनी मतलब वो व्यक्ति किस तरीके से इन्वॉल्व हुआ और किस तरीके से हमदर्दी जुटा के और किस तरीके से वहां अपना काम करने में सक्षम हो गया। तो इन चीजों को, यही एक प्रॉक्सी वार है, इन चीजों को समझने की कोशिश होनी चाहिए। जिस तरह हमारे जहाँ डोडा डिस्ट्रिक्ट का आपने नाम सुना होगा, पहाड़ी क्षेत्र है, बहुत दूर दराज, मतलब जो बस्तियां हैं वो मेन टाउन में बस्तियां हैं, लेकिन बहुत ज्यादा इलाका फैला हुआ है, और दूर दराज लोग जिन्हीं के रहते हैं, जमीन का काम करते हैं, फार्मर्स हैं। अच्छा, मक्की वगैरह, मतलब अपना राशन पानी अपने घरों से निकलता है, और वही बेच के अपना काम चलाते हैं। और वहां जाके वो लोग आस्ता 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 वहां बस गए, वहां इस्लामीकरण किया, क्योंकि ये सारा समाज गंदा नहीं है। कुछ लोग जो मतलब इस काम में, क्योंकि हर एक आदमी को अपना अपना इंटरेस्ट है, किसी को पैसा कमाने का, किसी को मेहनत से कमाने का, किसी को इस तरीके से जूझ होने का। तो वो लोग जूझ हो जाते हैं, वो लोग आके अपना काम, यानी कि अपना, उनका मकसद यही है कि समाज का नुकसान हो रहा है, जो हम क्या कर रहे हैं, हम किन लोगों को गुमराह कर रहे हैं, जो अपने लोग हैं, जो पराये लोग हैं, उनका एक ही मकसद होता है कि हमें पैसा कमाना है। लेकिन सामने वाले को ये नहीं पता होता कि ये हमारा हमदर्द है, जा ये अपने पैसे के चक्कर में हमें बर्बाद कर रहा है, लेकिन वो उसके चुंगल में फंस जाते हैं। इस तरीके से वहां लोग आस्ता आस्ता उन लोगों के चक्कर में आ गए। फिर 4 लोगों को बैठाया, उनको पहले तो प्रेम से उनसे बात कर ली। अब जब देखा कि एक अकेला घर कहीं है या 2 लोग बाहर रहते हैं, तो उन्होंने सोचा चल हमें पैसे मिल रहे हैं, हमें क्या फर्क पड़ता है कि हम हिंदू हैं या मुस्लिम हैं, या हम क्रिश्चियन हैं, या हम कुछ है। तो उन्होंने उन्हीं का मंत्र पढ़ना शुरू कर दिया। तो वो जब कोई चीज कन्वर्ट हो जाती है, वो ज्यादा खतरनाक होती है। तो इस तरीके से कन्वर्जन करने के लिए, फिर जो कन्वर्ट नहीं हुए तो उनको स्वॉर्ड से, तलवार से, यानी कि धमका के उनको कन्वर्ट किया। तो आस्ता आस्ता उन लोगों ने अपनी जो ग्राउंड थी वहां वो बनाई। लेकिन फिर जब समाज को जब पता चला तो उस वक्त बहुत देर हो चुकी थी। लेकिन उसमें देखा होगा अपना पूरा देश मतलब इसके लिए खड़ा हो गया। देश को जब पता चला कि ये चीजें बहुत खतरनाक है, हमारा समाज को बर्बाद कर रही हैं, तो इसको बचाना कैसे होगा। तो जब, क्योंकि वही लोग अपने गांव से ही माइग्रेट होना शुरू हो गए, तो उन लोगों को स्थिर कैसे करना है। तो उनके लिए जब समाज की आवाज निकली, लेकिन उस वक्त बहुत देर हो चुकी थी, और उसके लिए बहुत ज्यादा स्ट्रगल करनी पड़ी। और जितनी स्ट्रगल करनी करके उन लोगों को वापस वहां स्थिर किया, तब तक देश का कितना हजारों करोड़ों रुपए का नुकसान हुआ, वो भी एक देश का नुकसान है, वो भी एक इस युद्ध की ही प्रॉक्सी वार का ही एक हिस्सा है। क्योंकि देश को खोखला करना, चाहे किसी तरीके से हो जाए, देश को रीसेटलमेंट करवानी है, उसके लिए भी पैसा चलेगा। देश से किसी को बाहर उखाड़ के फेंकना है, उसके ऊपर भी पैसा चलेगा। और समाज जो हंसता वसता जहां रहता है, उसको वहां से दूर करना, वो भी एक मतलब कि देश का नुकसान होता है। तो इस तरीके से उन लोगों ने वहां अपना अपना वो बनाया, सिलसिला बनाया पूरे पहाड़ी इलाकों में, और फिर जेनोसाइड किया। फिर क्या हो गया कि जब उन लोगों की मेजॉरिटी बनना शुरू हो गई, उनके 1 से 2, 2 से 20 ऐसे लोग वो अपने इलाकों में छा गए, तो फिर उन्होंने ओपन वार शुरू कर दी। फिर उन्होंने जेनोसाइड किया। उन्होंने गाड़ी में, अगर सपोज 40 लोग जा रहे हैं, 40 लोगों में से गाड़ी रोकी बंदूकधारियों ने। तो जब गाड़ी रोकने के बाद उन्होंने पूछा, भाई आपका नाम क्या है? अच्छा, मेरा नाम गुलाम नबी है, आप इधर खड़े हो जाओ। आपका नाम क्या है? धर्मपाल, आप इधर खड़े हो जाओ। इस तरीके से उन्होंने मतलब लोगों की शनाख्त करके एक साइड पे लाइन लगा के, और एक माइनॉरिटी को वालों को शरेआम गोलियों से भून दिया। कहीं 15 लोग मार दिए, कहीं बारात की बारात उड़ा दी, कहीं कुछ कर दिया। वो ऐसा टेरर लोगों में फैल गया कि लोग भागने के लिए भी मजबूर हो गए, और गवर्नमेंट को भी उनको वहां खड़ा रखने के लिए भी, क्योंकि गवर्नमेंट के पास तो फोर्स ही है ना, तो फोर्स को भी इतना डिप्यूट करना और पहाड़ों में मतलब भेजना इतना आसान नहीं था। लेकिन फिर भी क्या, हमारा देश बहुत मजबूत है। हम लोग एक हमारी आर्मी, हमारी फोर्स, लेकिन उस वक्त जब तक हम, अगर पहले से ही हम समझाते, जब हमें कोई गुमराह करने के लिए आता, तब तक हम आपस में बातें करके इन बातों से छुटकारा ले लेते, या कहीं बात करते, तो ये इतनी नौबत वहां
नहीं आती, लेकिन उसके लिए हमें कितना समय लग गया इन चीजों से हमें दूर होने के लिए और उन लोगों को वहां से भगाने में, तब तक वो कितना हमारा नुकसान करेंगे। कहने का मेरा भाव अर्थ यह है कि जहाँ जम्मू कश्मीर की हिस्ट्री आप लोगों ने तो सारी पढ़ी होगी। अभी अगर आर्टिकल 370 अब्रोगेट नहीं होता तो तब तक अभी तक हम उसी में जुझा करते रहते। और जब आर्टिकल 370 जहां से अब्रोगेट हुआ, हमारे देश में एक अच्छी हुकूमत आई, तो उसके बलबूते पर हम लोगों की आवाज भी जो दबी आवाज थी वो बाहर निकली और सब लोग अपने अपने समाज के लोग खड़े हो गए कि भाई अब हमें किसी किस्म का क्यों, हमारी सुनवाई करने वाला कोई है। और जहां कोई किसी किस्म की कोई गलतफहमी से कोई आएगा तो उसको अभी वो हमें शिकार नहीं कर पाएगा, हम उसे शिकार कर पाएंगे। लेकिन उसके लिए हमने बहुत देर कर दी और देर करने में हमारा भी इतना कसूर नहीं है, क्योंकि हमारा जो कहते भी हैं कि जो घर का मुखिया, समाज का मुखिया, शहर का मुखिया, देश का मुखिया, प्रदेश का मुखिया अगर स्ट्रांग होगा तो जनता उसमें सक्षम रहती है और अपनी बात रखने में भी बिल्कुल मतलब नहीं कि एक कदम आगे होकर बात रख सकती है। लेकिन अपने समाज का, अपने देश का, अपने घर का मुखिया कमजोर होगा तो वो बात करना भी किसी से इतनी मतलब नहीं रखती है, क्योंकि उस बात का कहीं भी पूरा रिजल्ट हमें नहीं मिल पाएगा। तो आज हमारे देश का मुखिया अच्छा है, हमारी पूरे देश की सुनवाई हो रही है। अभी मेरा भावार्थ यही है कि आप मेरे से बड़े हैं, मैं आपको एक ही बात ये कहूंगा कि इन चीजों को हमें किस तरीके से बचना चाहिए। जिस तरह हमारे जहाँ जम्मू रीजन में हमें विलेज डिफेंस कमेटी बनानी पड़ी, क्योंकि उस वक्त उन लोगों ने हथियार उठाए थे और हथियार आम आदमी हथियार का जवाब हथियार से नहीं दे सकता। फिर गवर्नमेंट से मिलके विलेज डिफेंस कमेटी एक प्राइवेट लोगों को ट्रेन किया और उनको हथियार दिए गए, तो वो उसका नाम था बीडीसी। तो उन लोगों ने उनके साथ मुकाबला किया, अगर वो भी वहां से किसी एक को टारगेट करते थे तो जे लोग भी मतलब कि उन लोगों को टारगेट करते थे। तो उससे आस्ता आस्ता क्या हुआ कि उन लोगों को ये पता चल गया कि अभी हमारी कामयाबी जहाँ नहीं है, हमें जहाँ भागने में ही दुरुस्ती है और जहाँ से निकलना ही अच्छा होगा। तो कुछ लोगों को मार गिराया और कुछ लोगों को भगा दिया गया और लोग अपने खड़े हो गए। लेकिन वो बीडीसी बनानी पड़ी तब जबकि उनके हथियार से गोलियां निकलना शुरू हुई, तो उनकी गोलियों को जवाब देने के लिए हमें गोलियां चलानी पड़ी। तो मेरा कहने का भावार्थ यह है कि अगर आज की डेट में हमारे पूरे समाज को सतर्क होकर रहना है कि हमारे पास कोई अजनबी आता है, क्योंकि मैं नहीं कहता कि मैं किसी समाज के किसी लोगों को मैं कहूंगा कि सारे लोग बुरे हैं। हमारे देश एक गुलदस्ता है जहाँ हर किस्म की लोग रहते हैं, जहाँ हिंदू है, मुस्लिम है, क्रिश्चियन है, सिख है, हर कौम है और आपस में सबका भाईचारा है, सब आपस में मिलजुल कर रहते हैं। लेकिन एक व्यक्ति उसी जगह को, गुलदस्ते को खराब करने के लिए बीच में आता है, उसकी शनाख्त हमें कैसे करनी है, उसके ऊपर सबकी टिकट की नजर लगनी चाहिए। अगर एक को समझ नहीं आती, सपोज वो मेरे साथ जुड़ जाता है, मेरे को समझ नहीं आ रही है, मुझे दूसरे से शेयर जरूर करना है कि जे एक गैर आदमी मेरे पास मेरी इतनी हमदर्दी कर रहा है, मुझे पैसे दे रहा है या मेरे साथ मेरा साथ दे रहा है, इसके पीछे राज क्या होगा। हो सकता मेरे को समझ नहीं आ रही है, लेकिन दूसरे को समझ आ जाएगी, तीसरे को समझ आएगी और हम उसे जड़ से खरोद के बाहर फेंक देंगे। तो इस तरीके से जो इस युद्ध को, ये शदम युद्ध जिसे हम कहते हैं, प्रॉक्सी वार जिसे कहते हैं, ये टॉपिक फार्मर्स के लिए या किसी बिजनेस के लिए या किसी जॉब के लिए नहीं है, लेकिन हर एक व्यक्ति को जो समाज से हर वर्ग से जुड़ा हुआ है, हर एक वर्ग से जुड़ने वाले के लिए ये समझने वाला विषय है, क्योंकि अवेयरनेस करना, देना, ये हम सबका एक फर्ज बनता है। आज हम बच्चों को जब मोबाइल हाथ में पकड़ते हैं बच्चे, तो मोबाइल से उनको कैसे रोकना है, ये घर की गृहिणी, अच्छा हमारी माँ बहन जो भी घर में हो, उनका जो दायित्व बनता है। और अब बड़े छोटों से लेके बड़ों तक इसके विषय से कैसे हटना है, इसके लिए हमें सबको एक आवाज भी देनी होगी। ये भी एक प्रॉक्सी वार का हिस्सा है, चाहे इसको देश समझ रहा है या नहीं समझ रहा है, लेकिन अब मेरी बात सुन के आपको ये चीजें जरूर ध्यान में आ जाएंगी, क्योंकि इसमें कितने लोग हम लोग बुरी तरह फंसे हुए हैं। और इस तरीके से हमारा खान पीन और जो मतलब हम दे देते हैं कि ड्रग्स का शिकार कितने हो गए। ड्रग्स कहाँ से आ रहे हैं, आप रोज तस्करों की रिपोर्टें पढ़ते हैं, बॉर्डर पार से आए तस्कर पकड़ा गया, 100 करोड़ की हीरोइन पकड़ी गई फलानी। ये जम्मू से क्यों, मतलब ये पंजाब से क्यों नहीं पकड़ी जाती है, ये बॉर्डर से ही क्यों आती है, ये हमारे देश में क्यों इसकी खेती नहीं हो रही है, ये अफगानिस्तान से क्यों आती है,
क्योंकि वो देश हमारा जो सोने की चिड़िया था, सोने की चिड़िया है, और आने वाले समय में भी ये एक बहुत बड़ा राष्ट्र, हमारा जो देश एक राष्ट्र है, और इसको कमजोर करने के लिए चाहे जितनी मर्जी बाहर की कंट्रीज हमारे साथ जुड़ के हमें प्रोत्साहन देंगी, हमारे प्रधानमंत्री को अच्छा कहेंगी, हमारे देश को अच्छा कहेंगी, लेकिन इंटरनल जो पोजीशन है कि कितनी एजेंसीज हमारे देश को कमजोर करने के लिए लगी हैं, क्योंकि कोई देश नहीं चाहता, कोई व्यक्ति नहीं चाहता कि मेरा पड़ोसी मेरे से बलवान हो, कोई पड़ोसी मुल्क नहीं चाहता कि मेरा पड़ोसी मुल्क मेरे से ज्यादा ताकतवर हो, कोई कंट्री नहीं चाहती कि मैं एक नंबर से हट के तीसरे नंबर पे जाऊं और दूसरी कंट्री जो 5वें नंबर पे है वो पहले नंबर पे आए। इस तरीके से हर एक के पीछे कोई ना कोई एजेंसीज लगी है। मैं तो धन्यवाद करता हूँ हमारे गुरुओं को, हमारे जो बाबाओं को। बाबा रामदेव जी ने तो पूरे विश्व में एक अलग जगह दी कि योग से लोगों को जोड़ के आज पूरा विश्व अपनी स्वस्थ हो रहा है, अपनी सेहत को बरकरार रखा है। नहीं भी किसी को मालूम होता, वो घर में बेड पर बैठे बैठे ही चाहे लोम ही करेगा, चाहे थोड़ी बहुत हरकत भी करेगा, लेकिन अपने सेहत को बरकरार रख रहा है। आप लोगों का जो मैंने विषय आपका पढ़ा, जिस तरीके से आप लोग काम कर रहे हैं, जिस तरीके से योग के साथ साथ कोई ना कोई एक चैप्टर आप लोगों ने पकड़ा है, इससे बहुत बड़ी एक अवेयरनेस लोगों में आ रही है। आस्ता आस्ता आज 40 लोगों के पास जाएगी, कल वही 400 लोगों को पास जाएगी, कल 4000 लोगों को पास जाएगा, और ये भी समाज सुधरने की वाली बहुत एक अच्छी मतलब। और हमारा देश का जो मुखिया है, उसने जो विश्व में जो लक्ष्य जगाई है, उससे भी हमारा देश आज मजबूत हो रहा है, क्योंकि हमारे सब बच्चे को ये पता चल रहा है कि कोई भी देश दुश्मन हमारे पर हावी नहीं हो सकता। हम किसी के ऊपर हावी होने की जरूरत नहीं है, हम अपने संस्कार बाकी वाले देशों को दे सकते हैं। लेकिन जो आज का जो मेन मकसद था कि प्रॉक्सी वार के लिए बचने के लिए हम सभी का दायित्व बनता है कि हमें हर एक चीज से, अगर नशे की लत में हम लग रहे हैं तो उससे हमें कैसे बचना है, देश के प्रति अगर हमें कोई गुमराह कर रहा है तो हमें उसको कैसे जवाब देना है, गरीबी से कोई मुतासर हो रहा है तो उसकी हमने कैसे मदद करनी है। मैंने पीछे एक चैप्टर हुआ कि एक गाँव में देखा हमने, तो वहां कॉन्वेंट स्कूल की एक शाखा खुल गई, एक स्कूल खुल गया। वहां वो बच्चे, वहां स्कूल में काफी तादाद में बच्चे, हमने कहा कि भाई अभी ये रिसेंटली ये स्कूल खुला और इतने संख्या में बच्चे जहाँ कैसे पहुंच गए। तो उन्होंने कहा कि नंबर 1 तो फ्री ऑफ कास्ट इनकी एजुकेशन है, यूनिफॉर्म जो लोग दे रहे हैं, और घर से गाड़ियों में उठा के ले जाते हैं, स्कूल में बैठाते हैं। अच्छा, और इनके हर एक के यूनिफॉर्म के साथ अगर हैंकरचीफ लगाया हुआ है तो बच्चे को अगर अपनी नोजी साफ करना नहीं आती है तो टीचर उठ के उसकी नोजी साफ करती है। अगर एक कौन सा बच्चा है वो बिल्कुल गरीब घर का है, वो किसी भी कास्ट का है वो, लेकिन वो गरीब घर का है, तो उसको क्योंकि फ्री ऑफ कास्ट एजुकेशन मिल रही है और दोपहर का उसका मतलब खाना भी वहां स्कूल में मिल रहा है और बुक्स भी मिल रही है, तो वो उस पर क्यों नहीं जाएगा। तो हमने कहा कि भाई ये परिवर्तन नहीं है, ये आप लोगों की कमजोरी है कि आप लोग उन लोगों को नहीं देख रहे हो जो हमारा एक छोटा वर्ग है, जो जिनको ये सहूलत नहीं मिल पा रही है। हमारा फर्ज बनता है कि उनको भी अपने साथ खड़ा करना, या उनको कम से कम समाज में जितना उनकी जरूरत है उसके मुताबिक उनको स्थिर करना। ये हम सबका, अगर हम नहीं करेंगे तो गैर आएगा और उसको हम बोलेंगे इसने मतलब हमारे लोगों का धर्म परिवर्तन कर दिया। धर्म परिवर्तन करने से पहले हमें अपना मन को परिवर्तन करना होगा। ऐसे समाज को हमें अड़ोस पड़ोस को देखने के लिए हमें ये नहीं है कि हमने मैं 1000 रुपया दान दे के खड़ा हो गया, अपना हाथ उठा दिया और दान कर दिया, 10 लोगों ने मेरी फोटो खींच ली और बड़े बड़े विज्ञापन आ गए कि फलाने आदमी ने इतना दान कर दिया। उस दान का कोई फायदा नहीं है भाई। 1000 की बजाय 500 रुपया अभी हम अपने अड़ोस पड़ोस में उन लोगों को जिनको जो डिजर्व करते हैं या जो उस लाइन पर अड़े हैं, उनको हम अगर मदद करके खड़ा करेंगे तो वो समझो कि वो लोग हमारे साथ रहेंगे और देश का हिस्सा रहेंगे, हमारे समाज का हिस्सा रहेंगे। उनका धर्म परिवर्तन कोई नहीं कर पाएगा, हम उस प्रॉक्सी वार से जीत सकते हैं। इसी तरह अगर नशे की लत मेरे बच्चे को नहीं पड़ोसी के बच्चे को है तो उसको हम बुरा नहीं कहेंगे कि इसको देखो कितना गलत है, जे इसने इसको नशे की लत लगी है। नहीं, उसे नशे की लत से हमें बाहर कैसे करना है, ये हम सबका फर्ज बनता है। तो इस तरीके से अगर हम अवेयरनेस करेंगे, हम लोग जब हम कहते हैं कि हम इस देश के एक परिवार हैं, परिवार में तो हम सब जब परिवार शब्द बोलते हैं तो परिवार में हम भाई बहन हैं। आपका बच्चा नहीं है, वो मेरा भी बच्चा है। हम सोसाइटी में रहते हैं, सोसाइटी में हर एक व्यक्ति हमारा भाई बहन है। हमारा अगर किसी में कोई कमजोरी है तो गैर आके उसकी कमजोरी दूर करेगा,
तो वो उसका फायदा जरूर उठाएगा। अगर हम गैर को उस जगह पर नहीं पहुंचने देंगे और उसका ख्याल हम रखेंगे, तो मेरे ख्याल में हमारा समाज हमारे से दूर कभी नहीं हटेगा। प्रॉक्सी वॉर में यही चीजें हैं कि जहां-जहां हम कमजोर हुए, वहां-वहां दूसरे मुल्क ने या उस समाज ने या उन लोगों ने जो हमें टिकना नहीं दे सकते हैं, तो वो हमारे लिए खतरे की घंटी बन जाते हैं और हमें गुमराह करके उस लाइन में खड़ा कर देते हैं ताकि ये कमजोर हो जाएं और हम अपनी जगह जहां बना जाए। आपने देखा होगा कि 71 में जब देश की पाकिस्तान के साथ पड़ोसी मुल्क के साथ युद्ध हुआ, तो कितने लोग उठ के हमने बांग्लादेश खड़ा कर दिया। अब किसी भी कंट्री को हम जब 2 हिस्से करते हैं, उसको हमने आजाद मुल्क घोषित करवा दिया, आज उनकी कंट्री, क्या वो सामने से हमारे साथ नहीं लड़ते हैं, लेकिन तब से लेके उन्होंने कोई कसर नहीं छोड़ी, करगिल युद्ध करवाया, प्रॉक्सी वॉर के लिए उन्होंने पूरा देश में मतलब अपनी इन्वॉल्वमेंट करी, कितने लोगों की कितनी एजेंसियां हमारे देश में खड़ी कर दी जो देश को बर्बाद करने के लिए चल रही थी। लेकिन वो एजेंसियां, कोई एजेंसियां हजारों की तादाद में लोगों का एक समूह नहीं है कि जो हमारे बीच में आ जाएगा। वो एक एक व्यक्ति करके हमारे लोगों के बीच में घुसते हैं और एक एक व्यक्ति जब घुस के वो अपना प्लान इंप्लीमेंट हमारे से करवाते हैं, वो प्रॉक्सी वॉर है। क्योंकि सामने से दुश्मन नहीं आएगा, दुश्मन की एजेंसी आएगी और एजेंसी हमें बीच में इन्वॉल्व करेगी और वो हमारे से ही अपने लोगों का यानी कि जो युद्ध है हमारे से युद्ध करवाएगी। तो ऐसी चीजों से बचने के लिए हमें सतर्क होने की जरूरत है और अवेयर होने की जरूरत है। जितनी हमारी समझ हो उतनी बात हम दूसरे के साथ रखें और अपने अपने इलाके में। हम तो पूरे देश का हम नहीं कर सकते। हम अगर आज हम जुड़े हैं, अगर सपोज 20 गांव के लोग जहां जुड़े हैं, तो अपने अपने गांव में एक छोटी छोटी टोली लाइक माइंडेड हम बनाएं और इन चीजों पर हमें खाली नजर रखनी है। हमें कोई ना लाठी उठानी है ना किसी को कुछ कहना है। ये 4-5 चीजें जब इन चीजों से हम अपने आप को बचाएंगे, बच्चों को ड्रग्स से बचाएंगे, अच्छा जो गरीब लोग हैं उनकी मदद करने के लिए हम खड़े हो जाएंगे। तो इन ऐसा कई अपनी गैर आदमी ज्यादा भाव देके, अगर सपोज के वहां जमीन का रेट 1 लाख रुपया है, 2 लाख रुपया कोई देके खरीद रहा है, तो उसकी तह तक जाओ कि 2 लाख रुपया आपकी मदद नहीं कर रहा, 2 लाख से वो आपका मतलब जहां अपने आपके इलाके को बर्बाद करने के लिए एक साजिश कर रहा है, तो उसकी गहराई तक जाओ कि वो 2 लाख क्यों दे रहा है। तो इस तरीके से अपने बच्चों को धर्म परिवर्तन के लिए कोई गैर आदमी हमारा हमदर्दी करके हमारे घर में क्यों घुस रहा है, अगर हमें समझ नहीं आती दूसरे को बताओ। इसमें ये नहीं है कि हमने अभी एक जगह हमारा कैंप था, वहां 2-3 हमें पता चला कि धर्म परिवर्तन के लिए 2-3 गैर हिंदू लोगों ने हमारे प्रहार करके हमारी लड़कियों को गुमराह करके उनसे शादी कर ली। तो जब तो वो एक व्यक्ति से जब पूछा गया कि आपने ये आवाज क्यों नहीं दी, तो वो आवाज उसकी ये थी कि शर्म के मारे वो किसी को बता नहीं पाया। भाई शर्म के मारे में शर्म वाली कौन सी बात है? आपका इसमें कोई दोष नहीं है, आपके ऊपर प्रहार हुआ है, आपको किसी ने गुमराह किया, आपके बच्चे को गुमराह किया है, बच्चे का कोई दोष नहीं है। क्योंकि किसी को भी हम किसी भी आजू में या किसी भी तरीके से हम किसी को भी गुमराह, नीडी को नीड पूरी होती है तो उसको गुमराह करना आसान हो जाता है, लेकिन उसका दोष नहीं है, उसकी नीड थी, तो नीड के साथ उसने अपनी बात मना समझा के और उन लोगों को गुमराह किया। अगर आप लोग अब वक्त पर आवाज उठाते तो इतनी नौबत नहीं आती। खैर उनकी जितनी भी मदद हो सकती थी उन चीजों को वापस लाया, सारा काम समाज का हम लोग करते हैं, लेकिन वो चीज आए ना, इस चीज के लिए हम सब अब अपना अपना जीवन तो हमने जिया है, लेकिन अभी अपने पीढ़ी का जीवन कैसे आगे सुरक्षित रहे, किस तरीके से हमारे ऊपर कोई गैर देश, गैर लोग, गैर आके अपना हक हुकूक जमा ना पाए, हमारे बच्चों को गुमराह ना कर पाए, हमें उनको संस्कार कैसे देने हैं, ये चीजें जब तक हम एक समाज में एकजुट होकर खड़े नहीं करेंगे, तब तक ये प्रॉक्सी वॉर का हिस्सा हम भी कभी भी बन सकते हैं। क्योंकि हमने अपनी स्टेट में ये भोगा हुआ है कि आज भी लोग जो उस समय से कईयों के घर उजड़ गए, कई लोग घरों से बेघर हो गए और उनको रीसेटल होने में समय लग जाता है, क्योंकि इतना आसान नहीं होता। कहना तो थ्योरी में तो फटाफट आदमी कुछ भी कह सकता है, लेकिन प्रैक्टिकल में वो चीजें वापस होना या वापस उनको स्ट्रीमलाइन में लाना इतना आसान नहीं बन पाता है, जिसलिए जो हम लोग काफी जमाने तक यानी कि इन चीजों को भोगते रहते हैं। तो आज हम लोग एक अच्छे समाज में रह रहे हैं, अच्छा हमारा देश है, हमारा देश का मुखिया अच्छा है, आज हम कोई भी गलत चीज होने से उसको रोक सकते हैं, रोकने में सक्षम है, क्योंकि हमें कोई इसमें दबाव नहीं कर पाएगा। लेकिन हमें समझने की जरूरत है
इन चीजों से अगर हम लोग अच्छे तरीके से अपनी बात एक दूसरे से रखेंगे, जिस तरह आज हम जोगा में जहाँ बैठे हैं 30 लोग हैं, 50 लोग हैं, 100 लोग हैं, 10 सिटी के हैं, अगर अपने अपनी जगह पर हम टोलियां बना के और छोटी छोटी बातों को आगे लेके बढ़ाते जाएंगे, तो मेरे ख्याल में जिन चीजों से हम जूझे, जिनके ऊपर आज हम बुक्स लिख रहे हैं, जिनके ऊपर हम लोगों को अवेयर कर रहे हैं, वो चीजें हमारे साथ ना हो। इन चीजों को हमें समझने की, समझाने की और अपने बच्चों को स्ट्रीमलाइन में लाने की जरूरत है। तो मेरे ख्याल में अगर इसके लिए अगर कुछ आप लोग कुछ और भी पूछना चाहोगे, मैं कितनी बात रख पाया हूँ अपने विषय पर, जी आप लोग मुझे बताएंगे। तो कुछ बात आप इसमें समझनी होगी, जब पूछना चाहते हो तो वो पूछ सकते हो। और खासकर जब ये सदम युद्ध होता है तो इसमें टारगेट कौन होता है, क्योंकि टारगेट भी हम लोग ही होंगे, क्योंकि जो उस इलाके का मुखिया होगा, 4 लोग जिसकी बात सुनते होंगे, पहले वो विक्टिम इसका होगा। फिर अगर वहां को पॉलिटिशियंस होंगे तो वो इसके विक्टिम होंगे। फिर वहां आर्मी का अगर डर दबदबा होगा तो वो लोग उनको हिट करेंगे। तो इस तरीके से इन चीजों को समझना, फिर वो प्रॉपर्टी का लॉस करेंगे, फिर इस तरीके से वो लोग स्कूल, जो ब्रिज, ये मतलब इस तरीके की चीजों को आस्ता आस्ता हिट करना शुरू करेंगे, क्योंकि उनको हर रास्ते से उस समाज को कमजोर करना है, उस रीजन को कमजोर करना है, उस प्रदेश को कमजोर करना है, कि जिससे वो कहीं भी आगे पीछे हिल ना पाए और हम अपनी गिरफ्त में सबको ले ले। तो ये सारी छोटी 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 चीजें हैं, जो कभी बस सोचना कि कोई चीज ये अपने आप हो गई है, ये समझने की कोशिश करना कि ये हुई कैसे और इसके पीछे कौन है। जब ऐसी मानसिकता से आप इसको ढूंढेंगे तो आप उन चीजों को सामने से ढूंढ पाएंगे, देख पाएंगे, और आपको जल्दी इन चीजों की समझ आ जाएगी। क्यों कि ये सारा कुछ हमने भोगा हुआ है, तभी मैं आपको ये बता रहा हूँ, क्योंकि ये पास्ट बता रहा हूँ और आगे आने वाला हमारा फ्यूचर में कभी ऐसा ना हो, इसके लिए हमें पूरे देश में जहां जहां भी हम लोग हैं, हमें सतर्क होके उन चीजों को अपने मतलब समाज के साथ शेयर करनी है, और अपने दिलो दिमाग में क्या हम पहले हिंदुस्तानी हैं, हमें देश पहले है, उसके बाद हमारा धर्म है, और उसके बाद जाके हम हैं। क्योंकि हमारा धर्म बचेगा, हमारा देश बचेगा, तो हम सुरक्षित होंगे, तो हम इन चीजों को और भी आगे लेके जाएंगे। तो आज बहुत अच्छा है कि हमारे पास बाबा रामदेव जी जैसे एक अच्छे संत हैं, जो पूरे विश्व को अलग जगा के उन्होंने एक स्वस्थ रहने के लिए खड़ा कर दिया है। हमारे पास एक अच्छे प्रधानमंत्री हैं, जिन्होंने पूरे विश्व भर में एक डंका बजा के पूरे विश्व को झुकने के लिए खड़ा कर दिया है, मजबूर कर दिया है। हमारे पास अच्छे अच्छे संत हैं, अच्छे बुद्धिजीवी हैं, अच्छे इंटेलेक्चुअल्स हैं, भारत वैरियर हैं, जो लोग मतलब जिनकी प्रति हम पूरा अपना एक जब ध्यान देते हैं तो हम अपने आप को कवच महसूस करते हैं कि हमारे आगे पीछे सुरक्षा कवच है, हमें कोई दिक्कत नहीं है। और इस सुरक्षा कवच में रहते हुए भी अगर हमारे देश में कोई नुकसान कर जाए, हमारे बच्चे गुमराह हो जाएं, हम अनएजुकेटेड रह जाएं, तो हमारे लिए बहुत मुश्किल होगी, क्योंकि जो दायित्व हमारा है हमें अब वो निभाना चाहिए, और हम सबको मिलकर निभाना चाहिए। यही मैं कहूंगा कि प्रॉक्सी वार से बचने का, और जो मैं हम जहाँ से भुक्तभोगी है, जितना मैं मतलब आपको इसमें बता सकता था, तो मैंने एग्जांपल्स आपके सामने रखी, और यही मेरा आगे भी ध्यान होगा कि हम इस प्रॉक्सी वार से अगर कोई एक स्टेट मतलब जूझी है, तो पूरा हमारा देश है, इतना बड़ा गुलदस्ता है, कहीं एक भी टहनी हमारी ना झुकनी चाहिए, ना टूटनी चाहिए, ना कोई फूल मुरझाना चाहिए। इसके लिए हमें किस तरीके का पानी देना है, वो बातें मैंने आपके आगे रखी। मैं शायद कितना आपके सामने बातें रख पाया। जब मैं आपसे कोई क्वेश्चन हो, आप मेरे से पूछ सकते हैं। तो मैं आज पहली बार आपसे जुड़ा डिफरेंट विषय के ऊपर, फिर भी कभी आप मुझे याद करोगे तो मैं जरूर मतलब नहीं कि कोई ना कोई विषय आपके सामने रखूंगा। तो पवन जी, मैं जी और आप जी जी, कुछ धन्यवाद। धन्यवाद प्रोफेसर साहब, आपका उद्बोधन हमारे लिए प्रेरणा का स्रोत रहेगा, सोचने के लिए मजबूर करेगा, एक्शन लेने के लिए हमें प्रेरित करेगा। और इसको मैं आपकी बात पूर्ण रूप से नहीं सुन पाया, रिकॉर्डिंग को मैं सुनूंगा। ये सारा चीज रिकॉर्ड हो रहा है और ये यूट्यूब में रहेगा। तो मैं अब इस मंच को आगे ले जाने के लिए और कनेक्टिविटी की मेरी जो समस्या है उसको करने के लिए आगे हमारे साथ में हमारे मॉडरेटर रंजना जी हैं, मुन्नी लाल जी हैं, दिनेश जी, उनसे मैं अनुरोध करूंगा कि एक एक करके हमारे साथी प्रश्न
पूछें, उनके मन में कोई बात आ रही है तो उसको, टिप्पणी है तो उसको दें। और बहुत महत्वपूर्ण हमारी बात आज हमारे कुलभूषण जी ने बताई है कि ये प्रॉक्सी वॉर से हम सचेत रहें और उससे अपने आप को बचाने का प्रयास करें, और उसके बारे में अपने समाज में, अपने जहाँ पर भी हैं, उसको हम जरूर चर्चा करें। इस रिकॉर्डिंग जो है उसके ऊपर भी उसको भी सुने और पुनः समझने का प्रयास करें। और जहाँ पर अभी हमें समस्या नहीं है वहां पर भी सचेत रहने की जरूरत है, क्योंकि हो सकता है कि समस्या धीरे धीरे बढ़ रही हो और हमें उसका आभास नहीं हो पा रहा हो। तो इन सब चीजों के ऊपर आज एक बहुत सुंदर मार्गदर्शन हमारा हो गया है, और इस चीज को हम आगे भी जारी रखेंगे। ये चर्चाएं लगातार होना बहुत जरूरी है समय समय पर, जिससे हम रिफ्लेक्ट कर सकें और कुछ एक्शन के लिए ले सकें जहां पर हम ले सकते हैं। और आगे हैंड रेज्ड है, तो रमेशन मेहरा जी का हैंड रेज्ड है, मैं उनको बुलाना चाहूंगा, उनसे उनकी टिप्पणी लेना चाहूंगा। आगे वार्ता का क्रम हमारे मॉडरेटर्स भी कर लें अगर मेरा कनेक्टिविटी खराब हो जाती है तो। जी धन्यवाद। मेहरा जी, आप अपनी बात बताइए। जी ओम, सदन को नमन। आज हमारी योग कक्षा बहुत अच्छी रही और हमारे मुख्य अतिथि महोदय ने जो जानकारी दी है वो बहुत महत्वपूर्ण जानकारी है, और इन जानकारियों को समझ करके निश्चित रूप से हमारे समाज को हमें सजग करना होगा। आज भी हम आज 75 वर्ष बाद भी स्वतंत्रता के यहाँ देख रहे हैं कि हमारा जो नर्मदापुरम का एक विकास खंड है, केसला विकास खंड, और उससे आगे बैतूल जिला, तो यहाँ पर अभी भी जो है लोग धर्म परिवर्तन के लिए प्रयासरत हैं और धर्म परिवर्तन करा रहे हैं। उसमें आर्थिक रूप से मदद कर रहे हैं और लोगों को बहला फुसला करके उस ओर ले जा रहे हैं। हमारे हमारी कमजोरी ये है कि हम संगठित होकर के उसका किसी प्रकार से प्रतिरोध नहीं कर पा रहे हैं। इसके लिए चूंकि वो पूरा जंगल वाला क्षेत्र है और पठारी क्षेत्र, पर्वतीय क्षेत्र है, लोग दूर, जैसा कि आपने कहा है, दूर दूर बसे हैं और वो सेवा भाव के नाम से इस काम को कर रहे हैं जो आज भी सतत जारी है। जी ओ, इस पर नियंत्रण कैसे हो? जी धन्यवाद जी। इसमें यही बातें तो मैं कर रहा था कि ये प्रॉक्सी वार का एक बहुत बड़ा हिस्सा है, क्योंकि उन लोगों का पहले काम यही होता है कि समाज में घुसना और समाज की जो नीडी लोग हैं, जो जिनकी जो भी जैसी जरूरियात होती हैं, उन तक पहुंच के उनकी मदद करना और उनको भला फुसला कर अपने चुंगल में डालना। तो इसके लिए मैं मानता हूं कि हमारे समाज में ये बहुत सारी कमजोरियां हैं कि हम संगठित होना हमारे लिए बहुत मुश्किल है। लेकिन आज बहुत सारी जगहों की बातें अगर आप लोग छोटे-छोटे, मतलब छोटे समूह में अपना प्रयासरत होना हमारा काम है। अगर आप प्रयास करेंगे, आप गाँव के उस इलाके के 10 लोग, 15 लोग अगर बैठ के एक चीज पर चर्चा करेंगे, तो इसका रिजल्ट जरूर निकलेगा और आपके पास आज की डेट में एक अच्छा देश का नेतृत्व करने वाले जब प्रधानमंत्री हैं, तो उनकी जो टीम है पूरे जिला स्तर तक भी, गांव स्तर तक भी, इवन के पुलिस भी आज आपकी बात अनसुनी नहीं करेंगे। और उन लोगों को आपने अभी इकट्ठे होके उनको नहीं आप वापस ला सकते, लेकिन एक एक को समझा के उसको जब अपने धर्म की बात बताओगे, तो वो लोग आस्था ना आस्था, क्योंकि वो भी एक इंसान रूपी मतलब मैं है, तो वो आपकी बात को जरूर समझेंगे। लेकिन सबसे पहले आप लोगों को एक तर्क 5, 7, 10 लोगों की एक टोली बनानी पड़ेगी जो वचनबद्ध रहेगी कि हमें इस काम के लिए इन लोगों को बचाना है। तो एक एक आदमी को करके जब आप अपने वापस उनको समझाएंगे, आज नहीं तो कल, क्योंकि हमने ये काम किया है, आग में गए हुए लोगों को वहां से वापस, झुलसे हुए लोगों को वापस लाया है और उनको मरम पट्टी करके ठीक करके उस समाज में खड़ा किया है। ये प्रयास करने की इस वक्त बात है, क्योंकि जब उन लोगों ने उनको गुमराह कर लिया तब तक हमें मालूम नहीं था, क्योंकि वो एक प्रॉक्सी वार का एक षड्यंत्र का हिस्सा बन गए। लेकिन आज हमें ये महसूस हो रहा है, तो आज हमें मतलब जागरूक होके उनको वापस लाना, और पहले सबसे पहले वही बात है कि हमें आपस में पहले संगठित होके और एक एक करके समझा के,
तो उनको वापस लाएंगे तो वो आप इसमें सफल हो जाएंगे। इसमें कोई ठीक है, एक नुकसान होता है कि चीज धागा टूट जाता है तो उसको गांठ लगाने में थोड़ा समय लगता है, लेकिन तभी समय लगेगा जब आप प्रयासरत रहेंगे। इसमें यूनाइट होने की सबसे बड़ी जरूरत है। जी ओम सर, जी ओम। जी। जी धन्यवाद। आगे डॉक्टर किशोर दुबे हैं और बन्ने सिंह जी हैं, तो मैं पहले किशोर दुबे जी से अनुरोध करूंगा कि वो अपनी टिप्पणी दें संक्षेप में। समय को भी हम ध्यान रखते हैं, एक समय सीमा के अंतर्गत हम करेंगे इसको। आगे डॉक्टर दुबे प्लीज। सर, आज के मुख्य अतिथि जी ने बहुत अच्छी बात रखी। वो बात मैं गौर से सुन रहा था तो कुछ बिंदु ध्यान में आए कि ये प्रॉक्सीवार को कैसे रोका जा सकता है करके, तो उन बिंदुओं को मैं रखता हूँ। पहली तो बात जो शुरू में आपने बोला कि शिक्षा के संदर्भ में हम तो कॉन्वेंट में डाल दिए थे और अपनी जो घरेलू जो भाषा है, क्या है व्यावहारिक पढ़ाई, वो व्यावहारिक पढ़ाई या व्यावहारिक कम्युनिकेशन है, वो नहीं हो पाता, ये हकीकत है। तो ये तो होना ही चाहिए। आज यानी मुझे जो बिंदु दिख रहे हैं, एक तो कम्युनिकेशन गैप है, मतलब परिवार वाले ही अपने बच्चों से तालमेल नहीं कर सकते हैं, जो बातें होना है वो घुल मिल के नहीं बोल सकते हैं। तो यह लैंग्वेज, शिक्षा की लैंग्वेज कुछ कुछ भी हो, लेकिन घर की जो परिभाषाएं है वो आपस में तालमेल होना चाहिए, बात होनी चाहिए। साथ ही साथ पड़ोसियों के साथ भी बात वार्तालाप होना चाहिए। आज ये मोबाइल की वजह से या टीवी की वजह से आपने जो बोल दिया है कि साथ पड़ोसी बैठते थे और उनका कुछ कम्युनिकेशन होता था, ये भी बंद हो गया है। आज हकीकत ऐसी हो गई, हम डिस्टेंट एजुकेशन, डिस्टेंट डिस्कशन ग्रुप्स में तो चर्चा करते हैं, लेकिन लोकल जो आसपास के जो ग्रुप्स होते हैं वो बंद हो गए हैं। वो जब तक हम शुरू नहीं कर पाते तब तक 8-10 की जो टोलियां बोलते हैं वो नहीं हो पाएंगी। तो एक तो घर में कम्युनिकेशन होना चाहिए, लोकल कम्युनिकेशन भी होना चाहिए। और एक अहम समस्या मुझे जो दिख रही है, क्योंकि बड़े बच्चों के साथ में मेरे जिंदगी गई, तो वो पढ़ते तो है, इंटेलिजेंट होते हैं, लेकिन डिसीजन मेकर्स नहीं होते। उसमें बहुत कम डिसीजन, वो पढ़ाई के डिसीजंस ले लेंगे, लेकिन व्यावहारिक डिसीजंस जो लेना चाहिए वो नहीं होती। और इसकी एक अहम समस्या 15-20 साल में है कि उनकी मानसिकता कॉपी एंड पेस्ट की हो गई है, कि दूसरे लोगों ने जो बोला वो वही बात को रखो, लेकिन स्वयं इंडिपेंडेंट डिसीजन जो है, वो इंडिपेंडेंट डिसीजन वाली बात उनमें उभर के नहीं आ रही है। तो उस तरह से उनको छोटे छोटे डिसीजन मेकर्स यदि हम बना सकते हैं, उसके लिए व्यक्तिगत स्तर पर, सामाजिक स्तर पर और स्कूल कॉलेज आदि के स्तर पर, तो निश्चित रूप से वो जब चंगुल में फंस जाते हैं। यानी एक ही उदाहरण देके मैं मेरी बात खत्म करूंगा। कई लिखे हजारों लाखों लड़कियां पढ़ी लिखी है, लेकिन उनको पूछो कि हेल्पलाइन का नंबर क्या है तुम्हारे जिले का, अगर आप किसी मुसीबत में फंसती हो तो उनको किसी को पता नहीं है। तो ऐसी छोटी छोटी चीजें जो है, तो हेल्पलाइन के नंबर्स जो है, अगर इमरजेंसी में है तो, और कोई इस तरह का एक उदाहरण दिया है मैंने। तो ऐसी जो चीजें व्यावहारिक चीजें है, वो उनको जब तक हम नहीं बताएंगे, नहीं पढ़ाएंगे, तब तक इस जो प्रॉक्सी वार है, ये प्रॉक्सी वार के छोटे छोटे कदम के जरिए ही ये लड़ा जा सकता है, ऐसी मेरी मान्यता है। इसके साथ में एक चीज आपको और जोड़ के बताऊंगा, जो आपकी बात में से बात निकली कम्युनिकेशन की। आज हमारे जो बच्चे, एक समय था कि बच्चों का और पेरेंट्स का गैप रहता था, कि बच्चे पेरेंट्स से बात छुपाते थे और पेरेंट्स बच्चों को खुल के बात पूछ नहीं सकते थे। आज इतना समझो आप कि बच्चों को हमसे ज्यादा नॉलेज है, और उनके साथ जब तक हम फ्रेंडली नहीं होंगे तब तक ना वो हमारी बात समझेंगे, ना कम्युनिकेशन गैप हमारा घटेगा। क्योंकि जब हम खाने के टेबल पर बैठते हैं तो जस्ट लाइक ए फ्रेंड्स हम बच्चों के साथ बात करेंगे, तो वो अपनी बात हमारे तक शेयर जरूर करेंगे। और कहीं वो फंसे होंगे तो वो जरूर अपने मम्मी पापा से बात जरूर करेंगे कि जहां समस्या आ रही है तो उसका कोई ना कोई समाधान निकलेगा। लेकिन उनसे भी फ्रेंडली होना आपको जरूरी है, और बच्चों को भी माँ बाप से फ्रेंडली होकर बात करनी जरूरी है। क्योंकि आज बच्चों में या पेरेंट्स में या छोटे बड़ों में कोई गैप इस टीवी की माध्यम से और मोबाइल के माध्यम से नहीं बचा है। ये चीजें सबसे जरूरी है, इन चीजों को अपने अपने घरों में इनको लागू करना और इनको समझना और किसी को अवेयर करना। यहाँ के बच्चे दोस्ती बाहर ना करें, बच्चे, उनका पापा भी उनका दोस्त है, मम्मा भी उसकी सहेली है, तो वो जब बात अपने घर में करेंगे, उनको बाहर के गलत या सही दोस्त की पहचान बच्चे नहीं कर पाते हैं, इसलिए उनको कोई बाहर का गुमराह नहीं कर पाएगा।
जी 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 आदरणीय बने सिंह जी। जी, सदन को कोटि कोटि नमन। आज के हमारे जो मुख्य अतिथि है उनका एक एक शब्द अमूल्य है हमारे देश के लिए और हमारे आने वाले नौनिहाल के भविष्य के लिए। हमारे मुख्य अतिथि से मेरा एक निवेदन है कि ये जो चर्चा आज जो चल रही है, कल भी हमने थोड़ा सा विषय इसमें रखा था। हमारे देश के अंदर जो विधर्मी लोग हैं वो उसके जीवन में कभी कोई चीज़ काम ना आने वाली चीज़ का व्यापार वो हम हिंदुओं से करते हैं। हिंदुओं के धार्मिक आयोजन से लेकर के उनकी महिलाओं का श्रृंगार से लेकर के या फल फ्रूट का जो काम है उनका व्यापार, मैकेनिक का व्यापार, ये सारी जो मेन पॉइंट जो बिंदु हैं सब उनके हाथ में हैं। तो क्या हम उनका आर्थिक बहिष्कार करके हम उनसे बहुत बड़ा अभियान उनका हम विलुप्त कर सकते हैं? रही बात हम जातियों में बटे हुए देश के अंदर हमारे गरीब परिवार की जो जाति वर्ग के जो लोग हैं उसका हम अपमान करते हैं और वो लोग उसको शरण देते हैं, काम के बहाने पैसे देते हैं, उसको घर पर बुलाते हैं और सब कुछ करवाने के बाद में उसको आर्थिक स्थिति मजबूत करके अपने ही लोगों को अपने द्वारा विपक्ष में खड़ा कर देते हैं वो लोग। तो ऐसे छोटे बिल्कुल। छोटे बिंदुओं पर हम ध्यान रखेंगे तो बहुत बड़ी हमें सफलता मिल सकती है। इसके ऊपर थोड़ा प्रकाश डालिए आप। जी ओम। इसमें वैसे ऐसा है कि आर्थिक बहिष्कार हम जब करेंगे तो जे एक प्रॉक्सी बार नहीं रहेगी, जो ओपन बार आ जाती है। हमें उसका जवाब देने के लिए क्या है कि अपने लोगों को, क्योंकि हमने जहाँ जो आपको एग्जांपल मैं आपको देता हूँ, जिस क्षेत्र में मैं रहता हूँ, जहाँ धोबी से लेके फ्रूट सब्जी बेचने वाले, अच्छा जितने भी मतलब इनके लेबर मेसन, जितने भी ये लोग बाहर के लोग जहाँ आके बसे हुए हैं और ये लोग यही धंधा करते हैं। किसी घरों में घुसना, प्लम्बर को हम घर बुलाते हैं तो हमारे पूरे घर की वो मतलब इनकी रिपोर्ट लेके बाहर जाता है, वो कौन है, कौन सी एजेंसी से काम कर रहा है, हाथ में उसके रेंच है या प्लास है, हम उसको खाली प्लम्बर के नाते देख रहे हैं, लेकिन वो हमारे घर का पूरा नक्शा लेके जा रहा है। इस तरह सब्जी फ्रूट बेचने वाला हमें क्या खिला रहा है, कैसे कर रहा है, आस्ता-आस्ता वो हमें हमारे घर पे क्या चीज़ें भेज रहा है, वो हमें नहीं मालूम है। लेकिन हमने अपने जो लोग हैं, जो बेकार लोग हैं, जो लोग काम नहीं कर पा रहे हैं, उनकी मदद करके, उनके साथ उनको खड़ा करने के लिए मजबूर करें, उनकी मदद करके। अगर उनकी सहायता करें, तो वो सब्जी वाला अपने आप हट जाएगा। धोबी की अगर दुकान में अगर धोबी को हम वहाँ से नहीं हटा पा रहे हैं, लेकिन धोबी के लिए अगर हम अपना कोई व्यक्ति खड़ा कर पा रहे हैं, तो वो आस्ता-आस्ता वहाँ से हट जाएगा। इस तरीके से करके हम किसी का बहिष्कार तो नहीं करेंगे। वो इंटरनल हमारी भाषा है कि हम कुछ भी करने के लिए, अगर कोई आदमी गलत समाज में कर रहा है तो उसका बहिष्कार करना तो ओपनली करना है। लेकिन हमें ये पूरा पता नहीं है कि वो नीडी है, जब वो हमें गलत यूज़ कर रहा है। तो उसके लिए जब आपके हमारे दिमाग में ये चीज़ें आती हैं कि हमारे नौजवान, जो हमारे बेरोज़गार लोग, वो घूम रहे हैं ऐसे ही बेकार की मतलब बातें करने के लिए, कभी वहाँ, कभी जहाँ, उनको काम लगा के हम समाज के कुछ छोटे-छोटे हिस्सों में लोग छोटी मदद करके उनको खड़ा कर देंगे। और उससे क्या होगा कि वो लोग अगर गलत लोग होंगे तो ऑटोमेटिकली वो वहाँ से अपना रास्ता छोड़ देंगे। उसके लिए हमें इस तरीके का, जो मैं पहले बातें कर चुका हूँ, कि वो लोग इसी तरीके से हमारे बीच में घुसते हैं, जो नीडी होता है, उसकी ज़रूरत पूरी करके उनको आस्ता-आस्ता अपने घरों में बुला के और हमारे ही खिलाफ उनको मतलब इस्तेमाल में लाते हैं। तो इन चीज़ों से हम बच सकते हैं, जब तक हम इकट्ठे होके उनकी मदद करके और एक टोलियों में संगठित होके जब ये इन चीज़ों की चर्चा नहीं करेंगे तो। जी धन्यवाद। जी धन्यवाद। और जी आदरणीय हमारे शरद वर्मा जी सादर आमंत्रित है। जी ओम। सदन को कोटि कोटि प्रणाम। आज की योगशाला बहुत अच्छी रही और आज के हमारे जो मुख्य अतिथि हैं बहुत समाज के लिए बड़ी इम्पोर्टेंट बात पे चर्चा कर रहे हैं और जागरूक कर रहे हैं। सर, हम लोग गायत्री परिवार से जुड़े हुए हैं और काफी हम लोग आदिवासी क्षेत्र, ऐसे क्षेत्र जो पिछड़े हैं, वहां जाके हम लोग जब यज्ञ करते हैं तो वो लोगों ने कभी यज्ञ किया नहीं। उनका कहना है कि हमने तो हमेशा झाड़ू उठाई है और वो एक समाज से कटे टाइप से रहते हैं। जब हम लोग उनको मुख्य धारा में लाते हैं तो हमने देखा है कि वो लोग जो हैं, उनको जो अपने समाज में जो जगह मिलना चाहिए वो जगह उनको नहीं मिल पाई है। हमारा समाज उनसे दूरी बनाता है। आज कुछ समाज के ऐसे लोग हैं जो उस दूरी को बरकरार गांव में रखे हुए हैं। शहरों में तो कम हो गई है, लेकिन गांव में आज भी वो दूरी बनी हुई है। आज भी एक हरिजन आदमी जो हमारे यहाँ पटेल होते हैं,
उनके यहाँ पानी नहीं भर सकता है, पानी नहीं पी सकता है। ये जो परंपराएं हैं ये भी कहीं समाज को कमजोर करती हैं, और जब आदमी कमजोर होता है तो वो कहीं ना कहीं स्नेह ढूंढता है, और वो स्नेह कहीं ना कहीं उस स्नेह का फायदा उठा के आदमी घर में घुसता है। ये इसकी पूरी व्यवस्था है। तो हम लोग जब यज्ञ कर रहे हैं तो हमने देखा है कि जब वो लोग यज्ञ करते हैं तो उनके हाथ कांपते हैं यज्ञ करते हुए। जब वो आहुति डालते हैं तो उनके हाथों में कंपन होता है कि उन्होंने कभी किया नहीं, और वो उनको जब हम लोग सिखा रहे हैं तो उन्हें लगता है कि यार ये कैसे हो रहा है, और उनके अंदर एक आंखों में स्नेह झलकता है कि एक हमें गायत्री परिवार ने हमें एक जगह दी, और इस हम लोग इस तरीके से जाते हैं और देखते हैं कि उन लोगों के अंदर परिवर्तन आ रहा है। आज समाज में हमने देखा कि 13 के पहले अगर कोई हरिजन आदिवासी या कोई भी जनरल आदमी है, अगर वो मोमडन में शादी कर लेता है तो प्रशासन उसको 2 लाख रुपए देता था, और मुसलमान भी अगर हिंदू में शादी कर ले तो भी 2 लाख मिलते थे। लेकिन इसकी भावना आप देखिए कि गवर्नमेंट की कैसी भावना थी उस समय। अब आप मुसलमान ज्यादा बनने के लिए हिंदू ही ज्यादा जाएगा, क्योंकि आबादी ज्यादा है तो मुसलमान ही ज्यादा बनेंगे। आप देखिए 2 लाख रुपए भी दे दिया, अब 100 शादियां मुसलमान में हो जाएंगी तो उन्हें 2 लाख रुपए मिल रहा है, और एक या आबाद में है 1 या 2 ही लड़के लड़कियां जो है मुसलमान के हिंदू में आ रहे हैं। तो ये भी बड़ी है। ऐसी योजनाओं को तत्काल प्रशासन को बंद करना चाहिए। ये जो तोड़ने वाली है, जिसने भी बीज बोया है वो वहां जहां से बीज उगा है वहीं उसको ड्रॉप होना चाहिए। वो बहुत जरूरी है समाज में। और मैं चाहता हूँ मुख्य अतिथि जी, ऐसा कोई आपका टोल फ्री नंबर या ऐसा कोई आप इनबॉक्स बनावे कि जैसे इस टाइप की कोई घटना समाज में दिख रही हो तो वो वहां पे सूचित कर दे, और प्रशासन को उस नंबर पे पता चल जाए। आज हम लोग 100 नंबर डायल करते हैं, गाड़ी आ जाती है। तो वो जैसे माननीय मुख्यमंत्री जी ने चालू करी भारतीय यहाँ पे हमारे यहाँ पे भारतीय जनता पार्टी की सरकार है एमपी के अंदर, और उनका सबसे अच्छा 100 नंबर डायल जो बस है गाड़ी है। तो पुलिस वाली इतनी अच्छी गाड़ी है कि आप जब भी डायल करोगे तो गाड़ी आएगी, यानी आज तक खाली नहीं रहा। हमारे यहाँ शिवराज जी नहीं है, लेकिन उनकी ये योजना जबरदस्त, मतलब इतनी जबरदस्त कि एक गांव के अंदर अगर कोई शराब में झगड़ा हो रहा हो तो पीछे से कोई मोबाइल कर देता है, सर ये 2 लोगों में झगड़ा चल रहा है वाइन पे, वो 100 नंबर गाड़ी आके खड़ी हो जाएगी। ऐसी कुछ व्यवस्था, ये जो समाज को कमजोर करने वाली जो है, इनको शिकंजा कसने के लिए ऐसा कोई नंबर मिल जाए, ऐसा कोई प्रशासन नंबर चलावे तो फिर ज्यादा इसमें हम लोग इसको दक्ष कर पाएंगे। जी ओम प्रणाम। बिल्कुल आपकी बात सोनाने सही बात है। आपने जिस तरह कहा कि हवन कराने से आस्ता आस्ता हम लोगों में परिवर्तन आ रहा है, ये आस्ता आस्ता जो आपका प्रयास है, उस प्रयास में आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों वो लोग बीच में आएंगे। नंबर 2 रहा कि जो अभी तक दूरी लोगों ने बढ़ाई रखी है, इस दूरी को मिटाने के लिए हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री ने, जब आपने देखा होगा कि जब मंदिर का प्रतिष्ठा तो अभी हुई, जब मंदिर पहले जब बनने जा रहा था, उससे पहले जब काशी में उन्होंने सफाई कर्मचारियों के पांव धो के, खुद अपने हाथों से पांव धो के उनके चरण स्पर्श करे, तो ये उनका कोई ड्रामा नहीं था कि वो लोगों को था कि मैं चरण धो रहा हूँ। ये लोगों के लिए एक मैसेज था कि यही लोग हैं जिनकी हमें कदर करनी चाहिए, जो समाज का एक हिस्सा है। इनको हमें दूरदृष्टि से नहीं देखना चाहिए, इनको हमें उस नजर से देखना चाहिए ये अपने परिवार के लोग हैं। अगर प्रधानमंत्री अगर ये जागरूकता दे रहे हैं तो उसको हमें अपने दिलो दिमाग में और अपने रोजमर्रा में ढालने की जरूरत है। आज उन लोगों से नफरत करने की जरूरत नहीं है, उनको अपने साथ जोड़ने की, ये अवेयरनेस भी देना हम लोगों का ही काम है। रहा सवाल की इसका टोल नंबर की बात कर रहे हैं, तो आप कभी भी इस हम नंबर भी शेयर करेंगे, बात भी कर सकते हैं। लेकिन ये अपने अपने शहर में, अपने अपने स्टेट में, जिस तरीके से आप खुद ही कह रहे हैं कि अगर बस का नंबर घुमाते हैं या 100 नंबर डायल करते हैं या दूसरा नंबर डायल करते हैं, हर किस्म की सुविधा हमारे पास हो जाती है। जब आप लोग संगठित होके ये भी एक विषय अपने वहां रखेंगे, गवर्नमेंट के साथ रखेंगे, तो उसमें भी आपको नंबर मिलेगा, और वहां भी हर कोई ऐसी मतलब घटना घट रही होगी तो वो लोग भी उसको
ठीक करने में बाकी रहा सवाल कि गवर्नमेंट कभी भी किसी को 2 लाख रुपया एक दूसरे की उस मैरिज में या उस मैरिज में किसी भी पूरे भारतवर्ष में ऐसा कोई गवर्नमेंट की तरफ से सहूलियत नहीं है। ये वही लोग करते हैं जो समाज को बर्बाद करने के लिए। मैंने बताया कि जहां हमने एक कपल को पकड़ा, यानी कि उनको लड़की को घर वापसी करवाई, और उसके बाद जब लड़के को पटाई हुई तो उसने जब साफ बोला कि मुझे 8 लाख रुपया ये काम करने के लिए मिले थे। और अभी आपने यूट्यूब में भी देख लेना, केरला स्टोरी जो फिल्म आई थी, उसका षड्यंत्र जो पीछे जो पूरी स्टोरी का षड्यंत्र एक कमरे में बैठ के बनता था, और कितना पैसा और किस तरीके से उनको गुमराह करने के लिए देते थे। लेकिन जब लोगों में, समाज में घटना घटती है और वो इकट्ठा होते हैं, संगठित होते हैं, तो वो लोगों के मंसूबे धरे के धरे रह जाते हैं। इसके लिए संगठित होना सबसे पहले जरूरी बात है। जी, बहुत सुंदर संवाद, और संवाद से प्रेरणा मिल रही है। इसी संवाद को आगे बढ़ाते हुए अपने अनुभव शेयर करने के लिए मैं आदरणीय दिनेश जी सेमवाल जी को सादर आमंत्रित कर रहा हूं, जो इस क्षेत्र में लगातार प्रयासरत हैं। वो अपना अनुभव शेयर करें। और आदरणीय दिनेश जी सेमवाल जी। जी आदरणीय, सादर धन्यवाद, सादर प्रणाम। ये आज की जो चर्चा है बहुत मायनों में बहुत ही महत्वपूर्ण है, और इसकी महत्ता इसलिए ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाती है कि जो आदरणीय हमारे आज के मुख्य अतिथि जी बात बता रहे हैं, वो कुछ बात बता रहे हैं, और कुछ बात क्योंकि ऑनलाइन और रिकॉर्डिंग प्रोग्राम है नहीं भी बताई जा सकती है, क्योंकि बात प्रॉक्सी वार की है। जी। और निश्चित ही हम जो बातें हम नहीं जान पा रहे हैं, नहीं सुन पा रहे हैं, इनको हम फोन या अन्य माध्यम से करेंगे अवश्य ही। और मुझे भी इस क्षेत्र में मार्गदर्शन की आवश्यकता होगी तो सर आपसे हम संपर्क करेंगे। हाँ, ये बात है कि हमारी जो संगठन है गायत्री परिवार बहुत समय से कार्य लगभग इस क्षेत्र में कार्य कर रहा है, और पतंजलि इस क्षेत्र में लगातार लोगों को जोड़ने के कार्य कर रहे हैं। लेकिन ये जोड़ने और एकीकरण के कार्य के बावजूद जो बातें सामने आई हैं कि हमारे जो समाज में एका होनी चाहिए, एकीकरण, यूनिटी होनी चाहिए, ये बात जरूरी है। लेकिन इसके मध्य एक बात मुझे ये दिखी है कि जो सामान्य और जो समृद्ध परिवारों के बीच भी एक कम्युनिकेशन गैप इस तरह से हो गया है कि चलो जो छोटा तबका है, गरीब तबका है, वो किसी के बहलाने फुसलाने में आ जाता होगा, और आता ही है पैसे दे करके लेकर के। लेकिन एक तबका ऐसा बन रहा है, वो अपने जो सनातन परंपरा की बात का तो कट्टर विरोध करता है। लेकिन इन बातों का, जिन बातों को हमें समझने की आवश्यकता है और जिस पे आज चर्चा चल रही है, वो नकार देता है और बुद्धिजीवी समाज कहलाता है। और उनके माध्यम से मैंने खुद देखा कि जो विधर्म से आते हैं जो लोग, वो आप हमारी ये जो जाति प्रथा है, ये तो कई मायनों में बहुत ही, अगर यूनिटी हो, एक दूसरे का सम्मान हो, तो बहुत आवश्यक है। अगर ये ना होता तो हो सकता है कि हम बस एक ही तालाब के सभी लोग हो जाते। लेकिन उसके बावजूद आज बहुत सारे विधर्मी लोग, आपको पता नहीं चलेगा, हमको पता नहीं चलेगा, किसी को पता नहीं चलेगा, वो इस तरह से घुले मिले हैं कि वो रिश्तेदारी निभा रहे हैं, लेकिन वो जो उनका जो एजेंडा है वो उसको चला रहे हैं। मुझे लगता है प्रॉक्सी वार का एक बहुत बड़ा स्तंभ ये भी है, और इसकी सरकारी तौर पर भी, सामाजिक तौर पर भी और संगठनात्मक तौर पर भी हमें समझ आए, और हमें समझने की कोशिश करनी चाहिए, या हो रही होगी। हाँ, ये बात अवश्य है कि जब से आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने नेतृत्व मास्क पहने जाने जा रहे हैं, और कुल मिलाकर ये मास्क की बात है, ये छद्म युद्ध है। और ये छद्म युद्ध जो हम एक दूसरे से कह रहे हैं, लेकिन उसको देखना थोड़ा बहुत बार कठिन हो जाता है। आदरणीय हमारे आज के मुख्य अतिथि जी महत्वपूर्ण
बात कर रहे हैं जम्मू कश्मीर एरिया से, लेकिन मुझे तो लगता है देवभूमि उत्तराखंड कहलाती है। हिमाचल की तलहटी में और हिमाचल की जो उच्च पहाड़ हैं वहाँ पर से जब सूचनाएं आती हैं, या मुझे जब नॉर्थ ईस्ट में जाने का, उत्तर प्रदेश में जाने का, अन्य जगह जाने का मौका मिलता है, तो तब लगता है कि हमें खुली चर्चा के साथ साथ आपस में मिल करके ये बातें सीखने समझने की हैं। और आपका मार्गदर्शन मिलता रहे, आपसे फ़ोन पे भी वार्ता होगी, ऐसी भी प्रार्थना है। बहुत बहुत धन्यवाद और जी प्रणाम। आपने बहुत अच्छी बातें कही कि कुछ बातें नहीं कही जा सकती। अभी अपना उत्तराखंड में देखा ही होगा हाल ही में, जिस तरह यूजीसी लागू होने से ऊपर क्या क्या हुआ वहां, तो ये लोग एक रात में इकट्ठे थोड़े हो गए। ये यही मतलब प्रॉक्सी वॉर होती है कि यही लोगों का एक समूह बनता है और समूह में वो लोग किस तरीके से अपने आप को इन्वॉल्व करके रखते हैं और मौका आने के ऊपर वो किस तरीके से समाज को कमजोर करने में और समाज को बर्बाद करने के लिए खड़े हो जाते हैं। हमें समाज को अच्छा करना है, अवेयर करना है और मजबूत करना है। हमें उनके ब्रेक्स चलना है, उनकी सोच से हमें दूसरे रास्ते पर चल के आस्ता आस्ता हम अपने समाज को अवेयर करें। और जो जिस तरह आपने कुछ लोग कहा कि कुछ लोग ऐसे भी हैं कि जो छोटे लोगों को तो चलो कोई गुमराह करता होगा, बड़े लोगों को कौन समझाएगा। लेकिन बड़े लोगों से हमें उनकी बातों के ऊपर या उनके जलसों में, उनके मजलिसों में हमें खड़ा नहीं होना है। हमें एक अपनी मतलब जो हमें समझ आ गई, तो हमें अपनी समझ दूसरे तक जो समाज के हित की है, देश के हित की है, वो आगे लेके अपने समाज को खड़ा करना है। जब हमारा समाज उस लाइन में अवेयर हो जाएगा, तो ये लोग छोटे मतलब क्वांटिटी में कम होते हैं। ये खाली बोलने में मतलब नहीं कि ज्यादा हमें लगते हैं, लेकिन क्वांटिटी में कम होते हैं। ये अपने आप ही हमारे से दूर हट जाएंगे और हम इसमें कामयाब हो जाएंगे। लेकिन हमें डरना नहीं है, झुकना नहीं है, घबराना नहीं है। हमें अपने मिशन में हमारी अच्छी सोच लेके हमें आगे चलना है, ना कि हमें किसी के ब्रेक्स। मैंने पहले बोला कि हम किसी को खत्म करने के लिए नहीं है, उसकी आदत को खत्म करने के लिए। हमें किसी को मिटाना नहीं है, लेकिन उसके जो गलत विचार हैं उनको मिटाना है। तो गलत विचार तभी मिटते हैं कि अपने विचार जब शुद्ध होते हैं, या अपने विचार अच्छे होते हैं, या अपने समाज में हम उन चीजों को अच्छा तरीके से लेके चलते हैं। जी 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 आदरणीय प्रोफेसर साहब, आदरणीय दिनेश जी सेमवाल जी का जो संवाद हुआ, निश्चित योगाहार परिवार में हम सबको प्रेरणा मिल रही है। कितनी सावधानी बरतना चाहिए, परिवार में बच्चों पर कितना ध्यान देना चाहिए, समाज में जो छुआछूत है उसको मिटाना चाहिए, और जो विभिन्न व्यापार और जो सेवा हमें किससे लेना चाहिए, इस पर भी हमें ध्यान देने की ज़रूरत है। क्योंकि जब हम भोजन की बात करते हैं, हम सब्जी की बात करते हैं, तो उसका भी हम सबको मालूम है कि कैसे सब्जी और भोजन कैसे परोसा जाता है, कैसे खिलाया जाता है, क्या उसमें किया जाता है, थूकने से लेकर के सारी चीज़ों की भी बात आती है। तो मैं चाहूँगा कि हम सबको जागरूक होने की ज़रूरत है। अब मैं आदरणीय भूपेंद्र शास्त्री जी को सादर आमंत्रित करता हूँ, वो आए अपनी बात रखें। जी, आपकी आवाज़ नहीं आ रही शास्त्री जी। जी, आदरणीय भूपेंद्र शास्त्री जी की आवाज़ नहीं आ रही है। नेटवर्क में आइए। चलिए, जब तक भूपेंद्र शास्त्री जी नेटवर्क में आते हैं, तब तक मैं सदन में किसी की कोई सुझाव हो, कोई संवाद हो, कोई बात करना चाहता है तो हैंड रीच कर दें। मेरे आमंत्रित करने के पहले मैं आमंत्रित करता हूं आदरणीय आदरणीय प्रणाली मराठी जी। आवाज पहुंच रही है बहन जी? हाँ, आज की योगशाला तो बहुत उत्तम थी, और आज के जो मुख्य अतिथि है उनसे बहुत सारा ज्ञान इस विषय पर हमें मिल रहा है, बहुत ही अभ्यासपूर्ण। और ये जो षड्यंत्र हमारे देश में चल रहा है, एक बहुत बड़ी समस्या है, देश के लिए खतरा है। तो मुझे लगता है कि
को खोखला करने में यह समस्या संपूर्ण राष्ट्र में बहुत बड़ा रूप ले रही है। ये सिर्फ कश्मीर की समस्या नहीं है, भारत के हर कोने कोने की समस्या है। हमारे यहाँ तो क्रिश्चियन धर्म के लोग ज्यादातर, गोवा राज्य नजदीक है, मैं कोकण प्रांत से हूँ, तो ये दोनों है, मुस्लिम है और क्रिश्चियन भी है। तो इसके पीछे पहले की सरकार बहुत ताकतवर रूप से लगी थी, तो मुझे लगता है कि इसे ध्वस्त करने के लिए, उनके मूल तक जाने के लिए सरकार की मदद लेनी चाहिए। सरकार से बहुत बड़ा इसके लिए प्लान होना चाहिए, जैसा मोदी जी ने मध्य में, मुझे नाम नहीं आता है, ये योजना करके सारे जग को एक अचंभित करने वाला एक काम किया। उससे सारा भारत भी स्वाभिमान से जाग गया है। उसी तरह इस समस्या के लिए हमारे आदरणीय पंतप्रधान नरेंद्र जी मोदी को बहुत बड़ा कदम उठाने के लिए हम सभी को ये करना है, ऐसा मुझे लगता है। तो तभी तो इस समस्या बहुत बड़े रूप से दूर होने के लिए कुछ कार्य हो जाएगा। ओम प्रणाम। धन्यवाद आदरणीय प्रणाली जी। मैं आदरणीय रंजना जी को आमंत्रित करता हूँ, वो आए, वो भी अपना सुझाव रखें। आदरणीय रंजना किनीकर जी, आवाज पहुंच रही हो तो सादर आमंत्रित है। आदरणीय और कोई भाई बहन? चलिए मैं अपनी बात रखता हूं। जैसा कि सदन में आज चर्चा हो रही है, हमें अपने बच्चों पर, अपने परिवार पर, अपने समाज पर, अपने व्यापार पर ध्यान देने के साथ साथ हमें अपने मोहल्ले में और अपने शहर में भी ध्यान देने की आवश्यकता है। जो असामाजिक तत्व घूमते हैं व्यापार की दृष्टि से। मैं एक गांव में था, मेरे गांव के पास एक खेत में एक घर था, अलग से किसान अपना घर बना के रह रहे हैं। घर पे किसान अपनी खेती किसानी में चले जाते हैं, बच्चे अकेले रहते हैं, और ये छोटे छोटे से व्यापार, चाहे वो डलियां सब में बेचना, प्लास्टिक के बर्तन बेचना, या कोई भी सामान बेचने वाले जाते हैं, और वो वहाँ जा कर के देखते हैं, बात करते हैं, बच्चों से मिलते हैं, चर्चाएं करते हैं, आपस में आते जाते रहते हैं। और बच्चे जो है, चूँकि गांव के बच्चे भोले भाले होते हैं, और उनके बहकावे में आ जाते हैं, और वो फिर वो उनको साथ लेकर के भाग जाते हैं। ऐसी घटनाएं आई हैं। हमें कितने से सावधान होना है, जैसा आदरणीय हमारे आज के चीफ गेस्ट महोदय ने बताया और हमारे पूर्व वक्ताओं ने बताया कि हमें व्यापार किन से करना चाहिए। हमें इन चीज़ों को जागरूक, हमें अपने बच्चों के साथ बैठना चाहिए और उनसे समाधान करना चाहिए समस्या का, कि हमें ऐसे किन लोगों से जागरूक रहना है, किन से बात करना है, किन से नहीं करना है, और कैसे हमें स्कूल जाना है, कैसे हमें मार्केट में जाना है, किस प्रकार से हमें कैसा व्यवहार करना है और कितना सतर्क रहना है, ये हमें आज आवश्यकता है। जैसा आज हम अपने बच्चों से चर्चा नहीं करते हैं, बाद में हम जो है दिक्कत आती है, और फिर कहीं बदनाम के डर से, कहीं समाज में हमारी बदनामी ना हो, इस डर से भी लोग जो है चर्चा ना करके और जो है इसका शिकार हो जाते हैं। तो जैसा आदरणीय शरद वर्मा जी ने कहा कि हमारी भी ज़रूरत है, हमारे जो जिनको हम विभिन्न जातियों में बटे हुए हैं, और हम जो है किसी के पानी छुआ पानी नहीं पीना तो अलग बात है, हम उनको बैठालना भी पसंद नहीं करते, उनसे संवाद भी नहीं करते। जो है, जो वंचित लोग होते हैं, वो लोग जिनको बैठने वाले जो मिलते हैं उनके पास वो बैठते हैं। हमें किसी को इस प्रकार के हमने कई घटनाएं देखी हैं कि जिसका भी कारण है। कई कारण ऐसे हैं कि जो पैसे दे करके, जैसे उन्होंने एक विभिन्न समुदाय है उसको जो है यह बांट दिया है कि इस जाति की बच्ची से अगर आप जो है शादी करेंगे तो आपको 4 लाख रुपए या 8 लाख रुपए मिलेंगे, इस जाति की बच्ची से करेंगे तो इतने मिलेंगे। यानी कैटेगरी बांट करके इन लड़कों को एक लक्ष्य दे दिया जाता है। 1 महीने 2 महीने साल भर में कम से कम एक आध वो ऐसा सफल हो जाता है अपने काम में पूरे, और उसको पैसे मिलते हैं तो वो काम करता रहता है। ये पैसे कहाँ से आते हैं, सरकार को इस बात पर भी ध्यान देने की आवश्यकता है।
तो मैं चाहूँगा कि इन ऐसे असामाजिक तत्वों पर, ऐसे विधर्मियों पर हमें ध्यान देने की ज़रूरत है। जहाँ हमारे गर्ल्स कॉलेज होते हैं, छात्रावास होते हैं, उनके आसपास में ऐसे असामाजिक तत्व घूमते रहते हैं। आज फैशन के दौर में हमारी बच्चियां जो है लगातार खर्चीले मोबाइल की और फैशन के दौर में उनको अर्थ की आवश्यकता होती है। कहीं ना कहीं मॉडल के रूप में ये लोग काम आते हैं, उनके सहयोग करते हैं और फिर उनके साथ अपना उद्देश्य पूरा करके और वो धर्म परिवर्तन और लव जिहाद जैसी कई घटनाएं होती हैं। तो मैं चाहूँगा कि हमारे समाज को जागरूक होने की आवश्यकता है। पुरानी उसमें पद्धति में आना जरूरी है। हमें अपने बच्चों को सरल कैसे बनाना है, उनकी आवश्यकता क्या होगी। जब हमारा आय से ज़्यादा खर्च होगा तो निश्चित हम दूसरी रास्ते पर जाएंगे। मैं आदरणीय रंजना जी को आमंत्रित करूंगा कि वो आए, अपनी बात कहें, क्योंकि 8:18 हो गए हैं, अभी 12 मिनट का समय है। और भी कोई बात कोई पूछना चाहता है या सुझाव देना चाहता है इस विषय पर तो सादर आमंत्रित है रंजना जी। जी धन्यवाद। आज की हमारी योग की कक्षा बहुत अच्छी रही और आज हमारे सदन में आदरणीय श्री कुलभूषण जी भाई साहब जो आज जम्मू से हमारे योगाहार मंच पर हमें मार्गदर्शन देने के लिए सही दिशा, सही मार्ग पर हम कैसे चले, उनके जो अनुभव थे उन्होंने हमारे साथ साझा किए और सच में जो हम अभी तक चर्चा कर रहे हैं सभी ने जो चर्चा कर रही है उनमें बहुत अच्छी चर्चा चल रही है। आदरणीय मुन्नीलाल भाई साहब ने भी बहुत अच्छे अपने विचार रखे, दिनेश भैया ने, शरद भैया ने। सच में समाज में बहुत ज़रूरी है बच्चों को ज़्यादा अ, इस स्थिति के बारे में बताने के लिए हम घर में भी वो कह रहे हैं कि जैसे हम महिलाओं को ज़्यादा ध्यान देना पड़ता है बच्चों की तरफ। तो अगर महिला घर में बच्चे को कैसे प्रशिक्षण देते हैं, क्या बताते हैं समाज में कैसे रहना है, बाहर की दुनिया के बारे में थोड़ा-सा बच्चों को अगर बता दे और जो स्कूल में एजुकेशन मिल रहा है, वो भी थोड़ा-सा इसमें जवाबदार है। और फिर जो हम बच्चों के पास मोबाइल वगैरह ये सब दे रहे हैं, उसके माध्यम से भी बच्चे आज जो उनमें से सीखना चाहिए, वो ना सीख के उसमें से थोड़ा गलत कुछ ले रहे हैं और वो जो है अपने मन परिवर्तन हो रहा है। ऐसे ही उसके लिए सब हम सब ज़िम्मेदार हैं, तो हम सब ने अब और प्रशासन के लिए तो जैसे कि शरद भैया ने ये कहा है कि जो गाड़ी आती है वैसे ही अगर कहीं पर कुछ नियम होने चाहिए, कुछ कायदे होने चाहिए कि भई अगर ऐसे कुछ गलत हुआ तो उसको तो कुछ ना कुछ अवश्य दंड दिया जाएगा, तो वो कृत्य कभी नहीं हो सकता है। तो ये भी ज़रूरी है कोई कड़क शिस्त होना, तो मुझे लगता है और इस और फिर जो भी जो समाज में परिवर्तन हो रहा है, जो बच्चों में गलत दिशा इसका मोड़ हो रहा है, तो उसके लिए हम सब में थोड़ा-सा प्रयास करना चाहिए और बस इसके लिए समाज जी, जी। जी, शरद भैया, जी धन्यवाद। मैंने अपनी थोड़ी-सी बातें रखी। जी, बहुत अच्छा बहन जी, आप बहुत अच्छा आपने बताया कैसे मजबूत करना है समाज को। मैं मुख्य अतिथि जी को कुछ बिंदु बताना चाहता हूँ, जी जो जी बहुत विशिष्ट हैं। कोई आदमी एक धर्म से दूसरे धर्म में परिवर्तन करता है। जैसे मैं ये सुक्तवा एमपी मध्य प्रदेश के नर्मदापुरम से बोल रहा हूँ और एक सुक्तवा एक जगह है, वहाँ की घटना है। वहाँ एक विश्वकर्मा फैमिली है जो कि अभी विगत 1 महीने पहले विश्वकर्मा से वो लोग क्रिश्चियन में उन्होंने अपना जो है क्रिश्चियन का वो लिया। तो क्रिश्चियन में जाने के बाद वो एक छोटी जाति में परिवर्तित हो गए और जो योजनाएं जो चल रही हैं हरिजन आदिवासी की, उन योजनाओं में उनका नाम जुड़ गया और उन योजनाओं से वो
अपना फायदा उठा ले रहे हैं, क्योंकि हिंदू में विश्वकर्मा जाति को कोई ऐसी हरिजन आदिवासी की छूट नहीं है, तो इसका फायदा उठाने के लिए वो क्रिश्चियन में चले गए, और क्रिश्चियन में जाने के बाद जब वो छोटी समाज में गए तो उन्होंने वो फायदा उठाया जो एक हरिजन आदिवासी के लिए रिजर्व सरकार ने कर रखा है। कुछ घटनाएं ऐसी भी हैं जो कि इस ढंग से भी हो रही हैं, इन्हें भी अपने को देखना पड़ेगा। कुछ आदिवासी लोग जब क्रिश्चियन में चेंज हुए तो हम उनसे मिले जाके कि भाई हमने देखा कि जैसे 3 भाई हैं तो 2 भाई आदिवासी हैं, 1 भाई क्रिश्चियन है। जब हम उस क्रिश्चियन भाई से मिले और हमने बोला कि भाई आपने क्यों परिवर्तन किया, आपके 2 भाई तो आदिवासी हैं, आप तो क्रिश्चियन बन गए, क्या हुआ? उसने बताया कि साहब मुझे मेरे व्यापार में नुकसान हो रहा था, तो मुझे इनकी तरफ से 1 लाख रुपए की मदद की गई, और उस 1 लाख की मदद के कारण मुझे इनका समाज को ग्रहण करना पड़ा, और मैं आज मूर्ति पूजा नहीं करता हूं, और आज मैं इन्हीं के संडे के दिन मैं इनके चर्च में जाता हूं। वो व्यक्ति को जब हमने गणेश जी के पंडाल में बुलाया तो वो व्यक्ति नहीं आया। एक आदमी को इतने तरीके से धर्म परिवर्तन कराना और उसको ऐसी पट्टी दिलाना कि जो जीवंत उसकी कई पीढ़ियां जिस समाज से जुड़ी हुई थी, वो टहनी को 1 मिनट में उस पैसे के द्वारा, उन वचनों के द्वारा उसको बदल दिया, ये बहुत बड़ी घटना। जी मुख्य अतिथि जी, ऐसी घटनाएं हैं जो आपको संविधान में भी मजबूती लानी पड़ेगी, और संविधान में भी ऐसी कुछ चीजें लानी पड़ेगी जो समय के अनुसार परिवर्तन होना चाहिए। उस समय के लोगों ने जब संविधान बनाया तो वो उस समय की परिस्थिति थी। आज की स्थिति जो संविधान मांग रहा है वो होना चाहिए। आज हमने देखा कि हम लोग जब हवन करते हैं तो बच्चों और माँ बाप में दूरियां हैं, वो संस्कार अपने बच्चों में नहीं दे पा रहे हैं जो संस्कार पहले हुआ करते थे। ये हमने बहुत नजदीकी से देखे हैं कि आज बेटियों की कुछ ऐसी बातें रहती हैं जो माँ को नहीं पता रहता है, और माँ की कुछ ऐसी बातें रहती हैं जो बच्चों को पता नहीं रहता है। तो ये जो दूरियां हैं ये कैसे कम हो, कैसे इस पे हल हो, ये भी बहुत है, क्योंकि इसमें मातृशक्ति बहुत महन भूमिका निभा सकती है। जी ओम प्रणाम। इस पे आपकी मैं 2 बातें जोड़ूंगा। अभी जिस तरह आपने बोला कि 3 भाई में एक क्रिश्चियन 1 लाख रुपए की जरूरत पूरी होने से वो जो बन गए हैं, इसमें ठीक है, उसकी मजबूरी थी, उसको कहीं से मतलब जो मैं पहले बातें कर चुका हूँ कि वो हमारी कमजोरी पकड़ के वहां से वो नब्ज पकड़ के हमें अपने परिवर्तन करते हैं जहां हमारी जरूरत होती है। तो उसके लिए मैं आपको एक एग्जांपल दूं कि देखो, हम ही अवेयरनेस देना तो हमारा काम है। अभी जब भगवान श्री राम जी ने लंका पर जीत ली, तो जब लक्ष्मण जी ने कहा कि जहां ही रहते हैं कितनी स्वर्ग मेरी जगह है और इतनी सोने की लंका है जहां हम रहेंगे, क्योंकि वनवास तो हमें हुआ ही है, तो हमें वापस जाके क्या करना है। तो भगवान राम ने यही कहा था कि स्वर्ग से भी सुंदर हमारी अयोध्या है जहां हमें रहना होगा, और उसको छोड़ के वो वापस वहां पहुंचे। कहने का मतलब ये कि हमें अपने लोगों को अवेयर करना है कि अगर लाख रुपए आज वहां से दे गया तो अपने जन्मों जन्मों का जो अधिकार था वो खत्म करके वहां चला गया, और अपने समाज कल को आपके जब बच्चे होंगे, जब वो होंगे, तो वो हमारी नस्ल नहीं होगी, वो उस देश की या उन लोगों की नस्ल होगी। अभी ये अवेयरनेस देना हमारा जो काम है। बाकी संविधान में ये चीजें लागू हैं ऑलरेडी, लेकिन उनको ग्राउंड में से कैसे जोड़ना है वो हम सभी का काम होता है। रहा सवाल जो कि कुछ हमारी समस्या है, जिस तरह विश्वकर्मा की आपने बात कही, विश्वकर्मा की योजना अभी ही हाल ही में प्रधानमंत्री जी ने निकाली है कि हर एक व्यक्ति को वो, उसमें मतलब खाली विश्वकर्मा का नाम है लेकिन जनरल कैटेगरी में है भाई, कि हर एक आदमी के लिए जो भी वो काम करना चाहे उसको फ्री ट्रेनिंग है, और ट्रेनिंग के दौरान भी उसको पैसे हैं। फिर जिस काम के लिए वो काम करना चाहेंगे उसके लिए उसको लोन है, और फ्री ऑफ कॉस्ट में उसको मतलब नहीं के पैसे दिए जा रहे हैं ताकि वो अपने अपने काम कर पाए और अपनी रोजी रोटी का। लेकिन इन चीजों को मद्देनजर रखते हुए जो हमारे कार्यकर्ता हैं, जो आज की हुकूमत के साथ या अपनी पार्टी के साथ जो लगे हुए हैं, अच्छा उन कार्यकर्ताओं को भी चाहिए कि वो ग्राउंड लेवल तक उन लोगों तक वो स्कीमें पहुंचाएं और स्कीमों का लोगों को लाभ मिले। क्योंकि अपोजिशन जो होती है, अपोजिशन
उन चीजों को लोगों से नजरों से दूर हटा के लोगों को गलत रास्ते पर चलने के लिए मजबूर कर देती है। लेकिन हम अब अगर बुद्धिजीवी हैं, हमें ये चाहिए, अगर वो जो कार्यकर्ता ग्राउंड पे काम नहीं कर रहे हैं, हमें उनको जाके या संगठनात्मक उन लोगों से मिलके कि वो उन लोगों तक भी वो प्रोग्रामिंग अपनी वो दें, ताकि वो लोगों को सहारा मिले और वो लोग अपना धर्म परिवर्तन ना करें और कहीं दूसरी जगह उनको जाने की जरूरत ना पड़े। इसके लिए भी हमें ही खुद थोड़ा एक स्टेप लेना पड़ेगा और अपने अपने जो कमियां नजर आती हैं और जहां भी अपना डिपार्टमेंट्स हैं, जो अपना गवर्नमेंट के अदारे हैं, वहां तक भी सोशल वेलफेयर की स्कीमें होती है, वहां जाके लोगों को जागरूक करने के लिए वो स्कीमों का एक जहां पंचायत घर है, जहां कुछ है, उन लोगों को कह के वहां पोस्टर लगवाने चाहिए। जो हम थोड़ा थोड़ा एक कदम चलेंगे। जी 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 जी, धन्यवाद आदरणीय प्रोफेसर साहब जी। ओंकार नाथ जी का अंतिम सवाल और सुझाव मैं झारखंड से ओंकार नाथ जी को आमंत्रित करता हूँ, अपनी बात रखें। जी 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 नमस्कार, सभी को नमस्कार। मुख्य अतिथि जी को भी नमस्कार। अब जैसा कि चर्चा चल रहा है कि अपने समाज में कमजोरी की वजह से धर्मांतरण हो रहा है, तो हमको थोड़ा सा गौर करना पड़ेगा कि हमारे जो धर्म में जो आपस में जो भी जातियां हैं उसके बीच में जो खाई है और उसको हम स्वीकार नहीं कर रहे हैं, उसको स्वीकार करते हुए उसको दूर करना पड़ेगा। तो ये है कि दूर करेंगे तभी एक जो आपस में जो अभी भी एक हरिजन और SC ST वर्ग के जो है उनका आरोप रहता है कि हमारे को सम्मान नहीं दिया जाता है, हमको वो इज्जत नहीं मिल जाता, हमारे साथ छुआछूत की भावना रखा जाता है। तो ये जो हमारे हिंदू धर्म की एक कुरीति है, इसको हम कुरीति मानेंगे और इस पर बहुत पहले भी काम हुआ है, हमारे महापुरुषों ने काम किया है, लेकिन अभी और काम करने की जरूरत है। बहुत जगह देश से बहुत जगह ये भी होता है, खाने साथे में बैठाने से लोग खाना नहीं खाने देते हैं। बहुत जगह यूपी साइड से भी न्यूज में आता है कि वहां पर एक घोड़ी चढ़ने नहीं दिया जाता है, बराती के गुजरने नहीं जाता। तो इस तरह के जो मानसिकता है थोड़ा सा अभी भी बना हुआ है और दोनों वर्ग से, दोनों साइड से भी मानसिकता है, एक हरिजन वर्ग से भी मानसिकता है, फॉरवर्ड वर्ग से भी मानसिकता है। तो इस पर भी थोड़ा सा काम करने की जरूरत है। और बाकी थोड़ा सा एजुकेशन भी है कि भाई अपना जो भी है मेरा धर्म सही है और कुछ कमियां भी है तो हमें उसको निराकरण करना ही है। ऐसा नहीं कि हमारे धर्म में कुछ कमियां हैं तो हम इसको धर्म को छोड़ के दूसरे धर्म को अपना लेना है। तो हमको इस पर समझाने की जरूरत है कि जो भाई लोग धर्मांतरण कर रहे हैं उनसे थोड़ा सा कहीं भी अगर इस तरह का न्यूज आता है तो वहां पर जो भी बुद्धिजीवी जागरूक लोग हैं उनको थोड़ा संपर्क बनाना पड़ेगा, संपर्क बनाना चाहिए ताकि क्या कमी वजह से वो लोग धर्मांतरण कर रहे हैं, तो उसको तक जाकर उसका समाधान अगर वहीं स्थानीय स्तर पर कर दिया जाए तो ये भी एक मतलब कि एक प्रयास हो सकता है कि हम अपने को अपने धर्म से धर्मांतरण होने से रोक सकते हैं। और एजुकेशन भी है, बहुत बड़ा चीज है एजुकेशन। अब तो हालांकि अभी एजुकेशन पॉलिसी आ गया नया है, उसमें अपने धर्म संस्कृति पर गौरव करने की बात बोला गया है, तो आगे चल के रुकेगा। तो इस तरह का एक दो बातें जो है जो गंभीर भी समस्या बरकरार है अपने धर्म में, उसको अभी हम लोग को समाधान करने की जरूरत है। जी धन्यवाद। धन्यवाद जी, धन्यवाद ओंकार नाथ जी। आज का संवाद बहुत उत्तम रहा और कम से कम आज हमारे प्रोफेसर कुलभूषण जी के माध्यम से हम सब में इस विषय पर चर्चा और आगे बढ़ेगी और लोग अपने हिसाब से चर्चा करेंगे, इस पर ध्यान आकर्षित हुआ योगाहार कार्यक्रम में। बहुत बहुत साधुवाद। और आज के कार्यक्रम के समापन के लिए मैं आदरणीय नीलकंठ साबले जी को सादर आमंत्रित करता हूं, वो आए और आज के योगाचार्य जी और हमारे चीफ गेस्ट महोदय का आभार ज्ञापित कर, उपस्थित सदस्यों का आभार ज्ञापित कर, धन्यवाद ज्ञापित करें। ओम धन्यवाद आदरणीय मुनीलाल भाई जी, आपको प्रणाम। सभी सदन को मेरा ओम प्रणाम। आज हमारे दिल्ली से योगाचार्य थे, उन्होंने भी बहुत की आज की योग की कक्षा ली और आज हमारे मुख्य अतिथि जम्मू से उनका संवाद और भी एक दिन में तो नहीं होता है, लेकिन आगे भी इसके जैसे हमारे आदरणीय दिनेश भाई साहब ने कहा है कि मार्गदर्शन की ऐसे हमारे को भी इस छोटी छोटी बातों से कैसे अपन अपने देश को एक देश बनाते हैं और आगे इस हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी को आगे कैसे बढ़कर अपने देश को और भी शक्तिशाली इस दुनिया में बना सकते हैं,
इस छोटी छोटी बात से भी ये हो सकता है। और आज 8:32 हो गए, तो मैं आज की योग कक्षा के योग शिक्षक और आज के मुख्य अतिथि जी दोनों को भी बहुत बहुत धन्यवाद और आभार व्यक्त करता हूँ कि जैसे भी आगे और भी चर्चा हो जाए टाइम मिलने पर, तो मैं आदरणीय मुन्नीलाल भाई जी, आदरणीय रंजना बहन जी, आदरणीय अनिल राय जी, आदरणीय बहन आशा रावत जी, आदरणीय अस्तित्व तिवारी जी, आदरणीय बहन भारती ठाकुर जी, आदरणीय बने सिंह जी, आदरणीय दिनेश सेमवाल जी, आदरणीय डॉक्टर किशोर दुबे सर जी, आदरणीय बहन कल्पना कोटली जी, आदरणीय कुलभूषण मोत्रा जी, आदरणीय बहन कुसुम भारद्वाज जी,